नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, हाय एवरीबॉडी, हाय एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? क्या आपको नजर आ रही है आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम? एक्चुअली बेटा मैंने ना बोर्ड का थोड़ा लाइट इसीलिए चेंज किया है क्योंकि मेरी आंखों में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। दैट इज वाई वी हैव चेंज दिस लाइट का ब्राइटनेस थोड़ा 50% मैंने चेंज कर दिया, इसीलिए तुमको थोड़ा येलो येलो डर्टी फेलो दिख रहा है। बट बेटा येलो दिखे, नीला दिखे, पीला दिखे, काला दिखे, गोरा दिखे, जैसा भी दिखे बेटा दिखना चाहिए वो मेन है, ठीक है। और तुम्हें दिख रहा है क्योंकि मैम की आंखें बेटा थोड़ी सी ना इसकी वजह से थोड़ी सी आंखों में प्रॉब्लम होती है। तो मैं अर्जुना की क्लासेस जब ले रही थी पिछले वीक तो दोनों क्लासेस, एक क्लास तो मेरे को कैंसिल ही करनी पड़ गई, आधी मैंने 1 घंटे ली थी और फिर आधी मैंने छोड़ दी। तो बिकॉज ऑफ दैट मैंने इसका बोर्ड का कलर थोड़ा चेंज कर लिया, ठीक है। तो यस एवरीबॉडी, इसी बात के साथ में बेटा शुरू करेंगे हम आज का टॉपिक। जो आज का टॉपिक होने वाला है बच्चों एडाप्टिव रेडिएशन, थोड़ा नेचुरल सिलेक्शन के टाइप्स भी बचे हुए हैं वो हम करेंगे। इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स, ये क्या बेटा एडिटिंग हो गई है थोड़ी, इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स। अच्छा एक चीज और मैं ये बोल रही हूँ बच्चों, अपडेटेड जो सिलेबस है उसके स्क्रीनशॉट्स मेरे पास अब प्रॉपरली आ गए हैं। कल थोड़ा सा बेटा क्योंकि था भी नहीं मेरे पास प्रॉपर पीडीएफ के स्क्रीनशॉट्स और समय की वजह से भी मैं आपको प्रॉपरली बता नहीं पाई, तो आज मैं आपको प्रॉपरली बता देती हूँ क्या क्या डिलीट हो चुका है। एक बारी बेटा उसको फटाफट से लिख लीजिए, लिखिए मत, लिखना हो तो लिख लीजिए बट बेटा पीडीएफ को छापना नहीं है, ठीक है। फाइनल कंक्लूजन आप नोट कर लेना बट इसको छापने की ज्यादा जरूरत नहीं है। फिर एक बारी क्विक रिवीजन करेंगे पिछली क्लास का और क्विकली बेटा स्टार्ट करेंगे आज की क्लास, ठीक है। अगली जो क्लास होगी वो इवोल्यूशन की आखिरी क्लास होगी बच्चों, अगली जो क्लास होगी वो इवोल्यूशन की आखिरी क्लास होगी, ठीक है जी। अब पहले आप देखिए अपडेटेड सिलेबस जो है, ये जो पीडीएफ है ना बच्चों, ये पीडीएफ में मैं आपको सिर्फ जूलॉजी का सिलेबस में बताना चाहती हूँ, ठीक है। और जूलॉजी के सिलेबस में हम सबसे पहले स्टार्ट करें 11th क्लास के सिलेबस से, ठीक है। यस अरे भाई एक तो तुम लोग कितना रोते गाते रहते हो, तुम्हारे कमेंट्स को ना मेरे को ना ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि तुम लोग बहुत रोते हो। आज बोर्ड इतना गंदा क्यों है? बोर्ड गंदा दिख रहा है तुम्हें? हाँ बोर्ड ने नहाया नहीं है, तुम्हें क्या लग रहा है? क्या बकवास कर रहे हो बेटा? हैं मैं क्या करूंगी? मिस यू क्या होता है? अभी मैं कहीं नहीं जा रही हूं, अभी मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, रुको मेरी पूरी बात तो खत्म होने दो। ये क्या हो गया बेटा? ये कुछ ज्यादा ही बोर्ड वाइट, अब बोर्ड ने कुछ ज्यादा ही कलर चेंज कर लिया। रुको युगल, अब बोर्ड ने कुछ ज्यादा ही कलर चेंज कर लिया अचानक से मैंने देखा एकदम से कलर ही चेंज हो गया। हाँ अपने आप ही कलर चेंज हो गया। अब ठीक कर दे यहाँ से थोड़ा सा और 50 से 60 70 कर दे। आजा फटाफट से। हाँ किसने किया है? हाँ बेटा रुको, देखो बोर्ड का कलर जल्दी बुलाना बेटा। बोर्ड का कलर ना थोड़ा अपने आप ही वो हो गया, चेंज हो गया। अभी तक ऐसा नहीं था, अचानक से कुछ ज्यादा ही हो गया, रंग बदल लिए। बट कोई बात नहीं, मेरे को एक बार कंटिन्यू करने दो बेटा, ठीक है। हाँ अभी हम आराम से आपको पहले बताते हैं 11th में क्या चेंजेस है। तो 11th का बेटा अगर आप टॉपिक देखोगे तो 11th में ये जो दिया हुआ है जूलॉजी में, दैट इज एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में कोई चेंज नहीं है बच्चों, एनिमल किंगडम एज इट इज है, एनिमल किंगडम एज इट इज है। यूनिट 1 का बेटा आपके जो 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है जूलॉजी का एनिमल किंगडम, आपको एज इट इज पढ़ना है, आपका फेवरेट चैप्टर भी है, ठीक है। तो एनिमल किंगडम में कोई चेंजेस नहीं है, आपको एज इट इज पढ़ना है, ठीक है। एक चीज और, न्यू एनसीईआरटी जरूर ले लेना, मैं आपको कारण बताती हूं क्यों। 11th की भी न्यू एनसीईआरटी ले लेना बेटा और 12th की भी न्यू एनसीईआरटी ले लेना क्योंकि अपडेटेड सिलेबस 100% बेटा पता होना चाहिए। एनिमल किंगडम में कोई चेंज नहीं है। आगे बढ़ते हैं बच्चों किसमें? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स है, यूनिट 2 है 11th क्लास का। और इसमें बेटा ये जो दिया हुआ है ना एनिमल टिश्यूज, अब सुनना मेरी बात, इसमें इनके थोड़े से बेटा कॉन्ट्राडिक्शंस है। एनएमसी ने जो सिलेबस बेटा आप लोगों को, देखो एनएमसी क्या करती है, आपको सिलेबस प्रोवाइड कर रही है और एनटीए जो है वो कंडक्टिंग एग्जाम कंडक्ट करेगी। जो भी एनएमसी का सिलेबस है, जो भी एनसीईआरटी जो नई वाली है और एनएमसी का जो सिलेबस प्रोवाइड किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग कंडक्टिंग जो बॉडी है जो एग्जाम कंडक्ट करेगी वो एनटीए है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये हुई है बेटा कि एनटीए तो एनसीईआरटी के बेसिस पर पेपर बनाती है। ऑफ कोर्स एनएमसी ने जो सिलेबस दिया है वो भी उसका बेसिस है,
प्रॉब्लम ये है सिर्फ एक चैप्टर में ना थोड़ी सी कंफ्यूजन है। क्यों कंफ्यूजन है मैं बता रही हूं। एक ही चैप्टर ऐसा है, वो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। दिक्कत ये है बेटा कि अगर आप न्यू एनसीईआरटी देखोगे, 11th की न्यू एनसीईआरटी देखोगे तो उसमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में एनिमल टिश्यूज को बिल्कुल उड़ा दिया है, गायब है। एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर टिश्यू ये बिल्कुल गायब है। कॉकरोच गायब है। अर्थवर्म बेटा गायब है। जो एक इकलौती चीज बेटा दी हुई है अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी दैट इज फ्रॉग। अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी दैट इज फ्रॉग बेटा सिर्फ वो दिया हुआ है, बाकी सारी चीजें गायब है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो एनएमसी का अपडेटेड सिलेबस आया है उसमें इन्होंने एनिमल टिश्यू को इंक्लूड किया हुआ है, जबकि वो न्यू एनसीईआरटी में है ही नहीं। ठीक है, बट ऑफ कोर्स एनएमसी ने दिया है तो हमें ये वाली चीज जरूर पढ़नी है। हमने पढ़ी हुई है 11th में, ठीक है, हमने ये पढ़ी हुई है। बस एक ही जगह पे इनका थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है, वो ये है। बाकी तो बेटा इन्होंने जो डिलीट कर दिया तो डिलीट कर दिया है। ठीक है, एक यही एक कॉन्ट्राडिक्टरी है कि एनसीईआरटी में तो नहीं है बट इन्होंने इसमें दे दिया है। ठीक है, ये चीज क्या दी है बेटा फ्रॉग के बारे में, तो हमें फ्रॉग के बारे में आपने नहीं पढ़ा है बट मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। जब भी हम रिवीजन करेंगे, जब भी हम ऐसा प्लान करेंगे तो मैं आपको फ्रॉग का लेक्चर प्रोवाइड करूंगी। कल भी मैंने आपको बताया था। इन्होंने यहाँ पे देखो मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, रिप्रोडक्टिव ऑफ एन इंसेक्ट ब्रैकेट में लिख दिया है फ्रॉग। अब बेटा आप बताओ, एनएमसी ने यहाँ पे फ्रॉग को इंसेक्ट बोल दिया, ये तो बेटा इनकी गलती है, टाइपिंग एरर है। फ्रॉग इंसेक्ट थोड़ी है, फ्रॉग इज एन एम्फीबियन। अब पता नहीं ये क्या कहना चाह रहे हैं कि इंसेक्ट भी पढ़ लो कि क्या कह दो। हालांकि इन्होंने कॉकरोच एनसीईआरटी में नहीं दिया है। अकॉर्डिंग टू एनएमसी फ्रॉग और एनिमल टिश्यू दैट इज द थिंग। ठीक है, ठीक है, अब आगे देखो, अब आगे देखो। बस इसी में थोड़ी सी बेटा मौत थी, बाकी तो क्लियरली जो चैप्टर उड़ा दिए हैं वो बहुत क्लियर आपको पता चलेंगे। जैसे कि बेटा अब मैं नेक्स्ट अगर आपको दिखाऊं, अब ये बायोमॉलिक्यूल्स जो हमने जूलॉजी में पढ़ा है, बायोमॉलिक्यूल्स पूरा चैप्टर तो है ही बच्चों, जो हम पढ़ते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स और न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम, सब कुछ है। बीच बीच के कुछ कुछ टॉपिक्स उड़ाए हैं, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ। लिविंग स्टेट करके बेटा हम पढ़ते थे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट, मेटाबॉलिक स्टेट फॉर लिविंग, मेटाबॉलिक स्टेट फॉर लिविंग। इसीलिए मैं बोल रही हूं न्यू एनसीईआरटी जरूर अपने पास रखना। इसमें से कुछ कुछ टॉपिक्स उड़ाए हैं, कुछ कुछ टॉपिक्स उड़ाए हैं, मोस्टली सेम है। मेजर जो चंक है टॉपिक का, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सेम है बेटा। न्यूक्लिक एसिड सेम है। कुछ कुछ टॉपिक बायोमॉलिक्यूल्स के उड़ाए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। न्यू एनसीईआरटी देखोगे तो इसमें से बेटा ये वाले टॉपिक्स उड़ा दिए, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी में 11th क्लास का डाइजेशन वाला चैप्टर पूरा उड़ा दिया है। ब्रीदिंग सेम है, बॉडी फ्लूइड सेम है, एक्सक्रीशन सेम है, लोकोमोशन सेम है। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जैसे कि मैंने आपसे कहा था, बस एक सेकेंड सर, रिफ्लेक्स एक्शन उड़ा दिया है और सेंसरी स्ट्रक्चर, आई, ईयर, ये उड़ा दिया है। तो इसमें भी कुछ टॉपिक डिलीटेड है, रेस्ट ऑफ द पोर्शन सेम है। ठीक है, और बेटा ये केमिकल कोऑर्डिनेशन बेटा एज इट इज है। ठीक है, बस एक मिनट लूंगी। केमिकल कोऑर्डिनेशन एज इट इज है। तो 11th में क्या क्या चेंज हुआ, बायोमॉलिक्यूल के कुछ टॉपिक डिलीट हुए हैं, न्यूरल कंट्रोल के कुछ टॉपिक डिलीट हुए हैं, रिफ्लेक्स एक्शन, सेंसरी स्ट्रक्चर। एनिमल टिश्यूज वाले चैप्टर में आपको टिश्यू वाला पार्ट पढ़ना है, फ्रॉग वाला पार्ट पढ़ना है। इंसेक्ट मतलब कि कॉकरोच उड़ा दिया है, और बेटा क्या उड़ा दिया है, कॉकरोच और दूसरा अर्थवर्म। ठीक है, बायोमॉलिक्यूल्स में भी कुछ कुछ टॉपिक उड़ाया है और डाइजेशन कंप्लीटली उड़ा दिया है। और 12th में तो बेटा तुम्हें लोड लेने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है। ह्यूमन जो रिप्रोडक्शन वाली यूनिट है उसमें बेटा रिप्रोडक्शन पूरा है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन जो हम पढ़ रहे हैं बेटा ये भी है, इवोल्यूशन एज इट इज जो हम पढ़ रहे हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में कई लोग बेटा कल रो रहे थे कि मैम डेंगू चिकनगुनिया दिया हुआ है, क्या करे। डेंगू चिकनगुनिया ऐसे भी दिया हुआ था, एक लाइन में तो दिया ही हुआ था ना बच्चों कि इट इज अ वेक्टर बॉर्न डिजीज। तो वेक्टर से होता है, एडीज मच्छर से होता है, ये तो हमने लिखा ही हुआ है। इसके अलावा जब मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी तो डेंगू चिकनगुनिया के कुछ सिम्टम से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगी, कोई लोड मत लेना तुम लोग। ठीक है, बस ये एक चीज है। अच्छा, एक चीज क्या, बायोटेक्नोलॉजी एज इट इज है। बायोटेक्नोलॉजी में एप्लीकेशन वाले चैप्टर में न्यू एनसीईआरटी में प्लांट ब्रीडिंग वाला टॉपिक गुजार दिया था, जो मैंने आपके प्रिय रुपेश सर जी को पढ़ाने के लिए कहा था। सर ने आपको पढ़ा भी दिया है, धन्यवाद सर, मेरा बहुत बहुत धन्यवाद आप लेना। ठीक है, तो एप्लीकेशन वाले पार्ट में बाकी तो सेम है। स्ट्रैटेजीज जो हमारा लास्ट चैप्टर होने वाला था,
वो पूरा चैप्टर उड़ा दिया है बेटा। उसमें बॉटनी जूलॉजी मिक्स है, उसमें हमारा पार्ट था एनिमल हस्बेंड्री वाला, खैर वो चैप्टर उड़ा दिया है, ठीक है। अब पहले हम बोर्ड को ठीक करवा लेते हैं, आप कर दीजिए सर, और मैं आपको बताती जाती हूँ, अब मेरी बात सुनिए, ठीक है। मैं आपको ये बोल रही हूँ बेटा, देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप सारे टीचर्स की बात सुने और समझे तो यार पेपर कंडक्ट करने वाली जो एनटीए है आपकी, वो ऑफ कोर्स एनसीईआरटी के बेसिस पर ही पेपर कंडक्ट करती है, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। अगर मैं बेटा आपको सजेशन दूं 99% यार वैसा नहीं दिखना चाहिए, बस 30% कर दो, कोई नहीं, ये तो ठीक लग रहा है, थोड़ा 30 कर दे, कोई नहीं, बच्चे तो जाते आते भी रुला ही देंगे सपोले। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। पर ये येलो क्यों दिख रहा है, ये अचानक से इसके रंग बदल गए हैं, ये ऐसा नहीं दिख रहा था। अभी देखते हैं एक बारी थोड़ी देर बाद ये कैसा दिख रहा है, ठीक है। अरे वो कैमरा में चेक करो, कैमरा भी कभी कभी ना ऐसा होता है कि इसके अकॉर्डिंग कलर पकड़ता है, मैंने देखा है ऐसा। हाँ हाँ अब सही है, हाँ अभी ठीक है, कोई नहीं, एडजस्ट कर लेंगे, इतना तो एडजस्टमेंट करना चाहिए, जीवन में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, एडजस्ट करोगे ना यार, तो यहाँ पे भी एडजस्ट कर लो, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करके ही जीवन कटता है, बड़े आए। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ तो बेटा मैं ये बता रही थी कि न्यू एनसीईआरटी के, देखो एनसीईआरटी के बेसिस पर ही पेपर कंडक्ट किया जाता है, तो 99% चांसेस है बच्चों कि न्यू एनसीईआरटी के बेसिस पर ही पेपर पूछा जाएगा। देखो ठीक है, आपका प्राइमरी फर्स्ट फोकस ये होना चाहिए कि एनसीईआरटी बेस में कंटेंट कवर करूं। बेटा कितना डिलीट हुआ है, एक चैप्टर पूरा डिलीट हुआ है, डाइजेशन। एनिमल हस्बेंड्री तो जूलॉजी में बेटा 30% था, आधा। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का आधा चैप्टर डिलीट हुआ है, ठीक है, और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का आधा डिलीट हुआ है। तो डिलीट कितना हुआ है, आप डिलीटेड पोर्शन पे अपनी सरदर्दी मत करो बेटा, उस पर रोना गाना मत करो, जो अनडिलीटेड पोर्शन है जो अभी आपका है उस पर फोकस करो, उस पे फोकस करके बेटा पहली प्रायोरिटी पे उसको कंप्लीट करो। देखो मेरी एडवाइस ये है कि फर्स्ट प्रायोरिटी अपडेटेड एनसीईआरटी से होनी चाहिए, बट अगर आपका समय अलाउ करता है, और हमें भी एक्सपेक्टेशन है कि शायद बेटा नई एनसीईआरटी से ही पेपर आएगा, बट अगर आपके पास समय है, आपने पहले उसे पढ़ा हुआ है, तो कोई बुराई नहीं है बेटा उसको रिवाइज करके जाने में, ठीक है। लेकिन डाउट लेके रोना गाना मत करना, फालतू का नाटक मत करना, ठीक है। समझ आ गई बच्चों बात, क्या करना है। वो युगल नहीं था बेटा, युगल नहीं था वो, ठीक है। क्या आप लोगों को बेटा मेरी बात समझ आ गई है, तो हम आज का टॉपिक शुरू कर सकते हैं। यस, सिर्फ और सिर्फ हाँ आपको एक चीज ध्यान रखनी है, हमने अच्छी पढ़ाई करी है पूरे साल भर, आप लोगों ने कल कमेंट्स में भी लिखा है, हम फर्स्ट गो में सिलेक्शन लेंगे, और वो तभी होगा बेटा जब आपके मन के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। हमें अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग मैम पढ़ना है, और अपडेटेड सिलेबस में जो भी पहले हमारी प्रायोरिटी है उसे कवर करना है। हमारे पास अगर समय है तो हम उस समय को फिर डिलीटेड पोर्शन में भी दे देंगे। अगर हमें लगता है हमारे पास समय नहीं है बेटा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा चांसेस बेटा यही है कि न्यू एनसीईआरटी के बेस पर ही पेपर आएगा, प्रायोरिटी वो ही रखना बेटा। आप बिल्कुल डाउट में मत रहिए, आप बिल्कुल टेंशन में मत रहिए बेटा, पेपर नॉर्मल आएगा। जबरदस्ती बेटा, ये जबरदस्ती नहीं बोलना है हमारे बारे में ऐसा क्यों हुआ, हमारा पेपर खराब आएगा, हमारा पेपर डिफिकल्ट आएगा, अंदर से क्वेश्चन आएगा, बाहर से। बच्चे बहुत रोना गाना करते हैं, मत करो। मैं समझती हूँ बेटा कि तुम्हें टेंशन होती है, मैं समझती हूँ, शायद मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं भी परेशान होती, मैं समझती हूँ ये बात कि हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं, कभी एनएमसी कुछ बोल रहा है, एनटीए का कुछ अलग सीन है, यार दिमाग क्यों खराब कर रहे हो हम लोगों का। मैं समझती हूँ ये बात, बट बेटा टेंशन लेके क्या होगा, है ना। तो उस चीज का लोड मत लो, प्रायोरिटी पे न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करो, बाकी बेटा भरोसा रखो सब सही होगा, ठीक है यार। चलिए एनिमल हस्बेंड्री में आपको पढ़ा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बेटा एक ही तो हमारी भी तो क्लास होनी चाहिए ना, फिर हमारी भी तो आखिरी क्लास हो जाएगी नहीं तो। अच्छा अब बेटा ऑफ कोर्स अगले वीक इवोल्यूशन का लास्ट लेक्चर होगा, पीवाईक्यूज करेंगे, और मेरे को वैसे रुपेश सर को एक क्लास देनी थी क्योंकि मैं मंडे वाले दिन अवेलेबल नहीं हूँ मंडे को, तो मंडे वाली क्लास वैसे भी मैं रुपेश सर को ही बोलने वाली थी लेने के लिए, तो मंडे वाली क्लास तो रुपेश सर ही लेंगे, और मैंने सर से बात कर ली है। आई होप कि सर मेरे प्लान को कैंसिल फ्लॉप ना कर दे, पर सर ले लेंगे, सर ने कहा है, और सर अपना वादा निभाते हैं, ऐसा मैं सर को जबरदस्ती चिपका रही हूँ ताकि सर कैंसिल ना कर पाए। और ट्यूसडे वाले दिन बेटा मेरी क्लास होगी, पर उसके बाद भी मैं आपकी क्लास अभी लूंगी, 12th की कुछ प्रैक्टिस करवाऊंगी मैं, 1-2 सेशंस तो मैं लेना चाहती हूँ। एनिमल हस्बेंड्री भी मैं आपको करा दूंगी टू बी ऑन सेफ साइड, बट वो डिलीटेड है बच्चों, वो डिलीटेड पोर्शन है, एक क्लास में मैं उसकी भी बेटा कंटेंट को आपको समझा दूंगी,
ठीक है, ठीक है जी, यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी। तो बेटा जी अभी दुख वाली कोई बात नहीं, अभी मैं हूं, 1-2 क्लासेस तो मैं अभी हूं, ठीक है, फिर हम बेटा अपनी दुख भरी बातें शेयर करेंगे, पर बेटा अभी दुखी मत करो और शुरू करते हैं बेटा क्विक 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 रिवीजन। समाप्ति एक्सप्रेस चलाते हैं, लास्ट क्लास बेटा देखो मैं तुम्हारे लिए ना मैं थक गई यार, मैं तो थक गई, ठीक है, सिलेबस बताते बताते यार। शुरू करते हैं बेटा पिछली क्लास का रिवीजन। हमने कहा कि यार मैम हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम एक कंडीशन होती है जहां हम कहते हैं जीन फ्रीक्वेंसी या एलीलिक फ्रीक्वेंसी जनरेशन आफ्टर जनरेशन मैम क्या होती है, कांस्टेंट रहती है एक ऐसे पॉपुलेशन में जिसे हम आइडियल पॉपुलेशन बोल रहे हैं, जिसमें कोई एवोल्यूशनरी फोर्स काम नहीं कर रहा, नेचुरल सिलेक्शन काम नहीं कर रहा, यस नेचुरल सिलेक्शन काम नहीं कर रहा, माइग्रेशन काम नहीं कर रहा, म्यूटेशन काम नहीं कर रहा, रिकॉम्बिनेशन काम नहीं कर रहा और जेनेटिक ड्रिफ्ट काम नहीं कर रहा, क्योंकि आपको पता है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी तो कहती ये है कि ये सारे फैक्टर अगर काम करेंगे तो वहां पे इवोल्यूशन हो जाएगा, बट इवोल्यूशन का मतलब है वेरिएशन, इवोल्यूशन का मतलब है चेंज इन फ्रीक्वेंसी। हार्डी-विनबर्ग कहता है कि यार नहीं, कोई चेंज इन फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, वो कहता है P प्लस Q की वैल्यू हमेशा होती है इक्वल टू 1। उसने कहा P का मतलब होता है अलीलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील, Q कहता है अलीलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील। उसने बोला P प्लस Q का मतलब होता है 1, और उसने ये भी कहा कि ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन जो हमें पता है P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर की वैल्यू भी होगी मैम 1। P स्क्वायर मतलब जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट, P का मतलब था फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल A, Q का मतलब था फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल a, अलीलिक फ्रीक्वेंसी, लेकिन P स्क्वायर का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल A जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी। 2PQ का मतलब है बेटा हेट्रोजाइगोट्स की बेटा जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी। Q स्क्वायर का मतलब है बेटा जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है। मैंने आपसे ये भी कहा था बच्चों कि जब आपको P की वैल्यू देंगे, Q निकालने के लिए कहेंगे, P स्क्वायर निकालने के लिए कहेंगे, 2PQ निकालने के लिए कहेंगे, Q स्क्वायर निकालने के लिए कहेंगे, इजी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको ये समझाया कि जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, वो किस तरीके से किसी भी जगह की जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी को या एलीलिक फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है। हम जेनेटिक ड्रिफ्ट को कहते हैं रैंडम लॉस ऑफ जीन्स फ्रॉम अ स्मॉल पॉपुलेशन, और हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल भी बेटा डेफिनेशन याद रखना है, रैंडमली एंड लार्ज मेटिंग पॉपुलेशन, लार्ज पॉपुलेशन होनी चाहिए, रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन होनी चाहिए, वहीं पे बेटा जीन फ्रीक्वेंसी एलीलिक फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन। जेनेटिक ड्रिफ्ट बेटा स्मॉल पॉपुलेशन में ऑपरेट करती है, वहीं पे विजिबिलिटी होती है, वहीं पे आपको वो ड्रिफ्ट दिखता है। और ड्रिफ्ट दो तरीके से आपने पढ़ा, एक होता है फाउंडर्स इफेक्ट, एक होता है बेटा बॉटलनेक इफेक्ट। एंथ्रोपोजेनिक ह्यूमन एक्शन से भी हो सकता है, नेचुरल कैलेमिटी से भी हो सकता है, इस तरीके का रैंडम लॉस ऑफ जीन्स। फाउंडर्स पॉपुलेशन में मैंने आपको कहा था एक पर्टिकुलर जगह पे, और मैंने डार्विन फिंच का एग्जांपल दिया था, आज एडेप्टिव रेडिएशन में भी आप उसी के बारे में पढ़ोगे। एक पर्टिकुलर जगह में कोई पॉपुलेशन रह रही है, कोई स्पीशीज रह रही है, इससे पहले कि बेटा नेचुरल सिलेक्शन हो, क्योंकि ऐसा जरूरी थोड़ी है कि नेचुरल सिलेक्शन से ही मैम वेरिएशन आएगी, हम ड्रिफ्ट की बात कर रहे हैं। तो मैम बाई चांस कुछ ऐसा हुआ कि ये लोग उठ के मैम नई जगह पे आ गए, जैसे फिंचेस का एग्जांपल दिया, नई जगह पे गए मैम, इतना चेंज था वहां पे कि कई सालों तक अगर आप वहां पे सरवाइव कर गए, वहां की फूड हैबिट्स के साथ में, एनवायरनमेंट के साथ में रह गए, अपने अंदर मॉडिफिकेशन कर ली, बेटा ऐसा हो जाता है कि स्पीशीज ही पूरी चेंज हो जाती है, बेटा स्पीशीज ही बदल जाती है, स्पीसिएशन हो जाता है, एकदम कंप्लीटली न्यू स्पीशीज बन जाती है, ठीक है। और ये जो नई पॉपुलेशन बनती है, जो पुरानी स्पीशीज से, स्मॉल ब्लैक बर्ड्स का मैंने एग्जांपल दिया था, आज मैं पढ़ाऊंगी, वो बेटा जो नई जगह पे आके नई पॉपुलेशन को बनाती है, उससे बोलते हैं फाउंडर्स पॉपुलेशन। पर जरूरी नहीं है कि मैम ऐसा ही हो, ऐसा भी हो सकता है बॉटलनेक इफेक्ट हो जाए। बॉटलनेक इफेक्ट मतलब किसी पॉपुलेशन को तुमने बॉटल से कंपेयर किया, बॉटल में जैसे बेटा भर दो पूरे इंडिविजुअल्स को, तो जैसे बॉटल पूरी भर जाती है, ओरिजिनल पॉपुलेशन वैसी थी, बहुत सारा वेरिएशन था, ह्यूमन एक्शंस की वजह से, एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस की वजह से, हंटिंग की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, जैसे चीता की पॉपुलेशन थी, आपने उसको इतना एक्सेसिवली हंट किया बच्चों कि अब पॉपुलेशन का साइज, पहले बॉटल पूरा भरा हुआ था, अब बॉटल की नेक मात्र रह गया, वेरिएशन कम हो गई। अगर बेटा उनको भी बचा के नहीं रखोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो गायब ही हो जाएंगी, ठीक है। चीता पॉपुलेशन वाज अ कॉमन एग्जांपल। जीन माइग्रेशन, किसी की पॉपुलेशन में ऐड हो जाना, इमिग्रेशन, पॉपुलेशन से घट जाना, एमिग्रेशन, दोनों की वजह से जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है, दिस इज जेनेटिक माइग्रेशन। अब मैं जीन रिकॉम्बिनेशन और बेटा आपको मैं पढ़ाती हूँ, एक सेकंड मुझे टाइम देना। अक्टूबर में जी रहे हैं या पता नहीं कौन से महीने में जी रहे हैं, ठंड, हर क्लास के बाद बेटा मैं बाहर निकल के ना यही करती रहती हूँ, मैं पढ़ाऊं या
मैं टेम्परेचर चेंज करूं? बिल्कुल पढ़ाने ही नहीं देते यार। हो गया 1 सेकंड, अब तुम भी डांट खा जाओगे मेरे से, सही बता रही हूं। चुप रहो तुम लोग बेटा। बेटा इतनी ठंड लगती है कि मैं क्या बताऊं, मैं पढ़ा ही नहीं पाती हूं यार इतनी ठंड में। हाँ एक्चुअली पता है क्या है बेटा, कई बार, अब बेटा मैं तुमसे क्यों बात कर रही हूँ, चलो यहाँ वापस आओ। हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, बेटा तुम ना बहुत ही गंदे हो यार। ये नहीं कि मैम को थोड़ा सा बोलो कि हाँ मैम हम समझते हैं, मैं तुम्हें बता रही हूँ इतनी देर से। रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। तुम चाहते हो मैं बस तुम्हें समझूं और तुम मेरे को बिल्कुल मत समझो, तुम मेरा मजाक उड़ाओ। उड़ाओ मजाक उड़ाओ, कोई बात नहीं, उड़ाओ, तुम्हारा भी टाइम आएगा। स्वेटर पहन लो मैम, तुम्हारे यहाँ पे ना बेटा बर्फ गिरेगी ना अभी, तब तुम्हें पता चलेगा। चलो, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से भी बेटा वेरिएशन आ सकता है, क्योंकि गैमीट फॉर्मेशन के दौरान बेटा ऑफ कोर्स जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा, तो बेटा वेरिएशन आएगी, और वेरिएशन आएगा मतलब हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल बेटा क्या होगी, अफेक्ट हो जाएगी, राइट। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन जेनेटिक, हाँ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन occurs, this causes variation, ठीक है, यस। चलो, एक रूल आया था बेटा जिसमें ना टेम्परेचर बोल रहे थे कि 16 तो बहुत दूर की बात है, 16 आदत भी हम लोगों ने अपनी बिगाड़ लिया ना ऐसे बेटा, कि हमें एक मिनिमम नॉर्मल टेम्परेचर की, जिससे ना घुटन भी ना हो और नॉर्मल भी रहे। कभी कभी एसी का भी बेटा सिर फिरता है ना, तो 16 पे भी गर्मी करने लगता है। इसका भी बेटा अपना ही लॉजिक है भाई, धन्य हो आप, ठीक है। चलिए, यस एवरीबॉडी, नंबर 5 बेटा हमें जो फैक्टर के बारे में पढ़ना है दैट इज नेचुरल सिलेक्शन, और इसको तो लिख लो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको पीवाईक्यू जब कराऊंगी तो आपको पता चलेगा, नेचुरल सिलेक्शन के बेटा ग्राफ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, नेचुरल सिलेक्शन के ग्राफ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन तो हम पढ़ चुके हैं, और नेचुरल सिलेक्शन से वेरिएशन आएगी ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। नेचुरल सिलेक्शन से बेटा वेरिएशन आएगी ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। नेचर सिलेक्ट करेगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, बहुत सारे इंडिविजुअल्स है, लेकिन ऑफ कोर्स उसमें से जो फिटेस्ट होता है वो सिलेक्ट, वेरिएशन आएगी, हमें पता है, हम पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। मैं आपको बता रही हूं कि 3 तरीके के नेचुरल सिलेक्शन होते हैं जो एनसीईआरटी ने मेंशन करके रखे हैं, एंड ट्रस्ट मी बच्चों उसमें से सवाल देते हैं, ठीक है, और आसान है, सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड आपको पढ़ना है। 3 तरीके से नेचुरल सिलेक्शन होता है, एक होता है बेटा स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन, एक होता है बेटा डायरेक्शनल सिलेक्शन, एक होता है बच्चों डिसरप्टिव सिलेक्शन। ये 3 तरीके के बेटा सिलेक्शंस हो सकते हैं नेचर में। नेचुरल सिलेक्शन की 3 टाइप्स होते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा, इसको स्टार मार्क करना है, इसको स्टार मार्क करना है, और मैं बता रही हूं कि इसके 3 टाइप्स होते हैं, इसके 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है बच्चों नंबर 1 नॉर्मल सिलेक्शन, जिसे हम बोलते हैं बेटा स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन, नॉर्मल सिलेक्शन या स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन। नंबर 2 होता है बेटा जिसे हम बोलते हैं डायरेक्शनल सिलेक्शन या प्रोग्रेसिव सिलेक्शन, डायरेक्शनल या प्रोग्रेसिव सिलेक्शन। ठीक है बच्चों, और बेटा तीसरा होता है डिसरप्टिव सिलेक्शन। तुम लोग को बिल्कुल मस्त तरीके से समझ में आएगा, बिल्कुल एक बार ही देखो। डिसरप्टिव सिलेक्शन,
तीन तरीके से नेचर सिलेक्ट करती है। ये एक एग्जाम्पल देके मैं आपको ना समझाने की कोशिश करूंगी, ठीक है? यस एवरीबॉडी। न्यू बेटा बहुत हाजरा, बेटा बहुत ही गलत बात पूछ रही है। क्या बेटा क्वेश्चन है? न्यू एनसीईआरटी लेना जरूरी है? 10 बार बेटा पढ़ाते वक्त तभी बोला ले लेना, फिर भी वही सवाल पूछते हो। स्पैम करते हो बस तुम लोग, बिल्कुल स्पैमिंग करते हो और कुछ नहीं है। ये मैंने बोला ना कल कि तुम लोग स्पैमिंग करते हो। डन 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 एवरीवन। बेटा शुरू करें नॉर्मल सिलेक्शन या स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन से। देखो बेटा, किसी भी कैरेक्टरिस्टिक को जैसे हम यूजुअली क्या देखते हैं, जैसे कि हाइट का मैं कैरेक्टर लेती हूं तीन तरीके से, बहुत लंबे लोग, शॉर्ट लोग बिल्कुल, और मीडियम हाइट वाले लोग। तो आपको एक पॉपुलेशन में, जैसे हमारी पॉपुलेशन की बात कर रही हूं, एग्जाम्पल बता रही हूं कि आप देखोगे ना बहुत ज्यादा लंबे लोग आपको दिखेंगे, ना बहुत छोटे। ज्यादातर लोग आपको कैसे दिखेंगे? एवरेज हाइट वाले। नेचर ने एवरेज हाइट वालों को ज्यादा सिलेक्ट किया। मेरी बात समझ रहे हो सकता है कि मैं आपको अगर ये बोलूं, देखो यही तीन तरीके के सिलेक्शन है, मैं इसी से आपको समझाऊंगी, ठीक है? कि ये जो तीन तरीके के, फिर मैं एक्चुअल एग्जांपल आपको बताऊंगी, जो एक्चुअल एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी में दिए हैं। ये मैं अगर आपको हाइपोथेटिकल वे में समझाऊं तो ऐसे समझा सकती हूं कि नॉर्मल सिलेक्शन, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन क्या है, डायरेक्शनल क्या है और डिसरप्टिव क्या है। मतलब कोई भी अलग अलग तरीके के ट्रेट्स होते हैं ना बच्चों। कोई टॉल है, यार पानी भिजवा देना प्लीज युगल, गरम। कोई टॉल है, कोई शॉर्ट है, कोई एवरेज हाइट का है। हो सकता है नेचर कभी एवरेज हाइट वालों को सिलेक्ट कर रही है, हो सकता है नेचर कभी सिर्फ टॉल वालों को सिलेक्ट कर रही है, हो सकता है नेचर कभी सिर्फ शॉर्ट वालों को सिलेक्ट कर रही है, हो सकता है नेचर कभी टॉल को और शॉर्ट को साथ में सिलेक्ट कर रही है। यही अलग अलग टाइप के नेचुरल सिलेक्शन है। ओए अपनी हाइट क्या बता रहे हो बेटा? हाइट बता रहे हैं, यहां हाइट बता रहे हैं। वाह भाई वाह भाई वाह। क्या होगा मेरे बालकों, तुम्हारा क्या होगा? नॉर्मल या स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, एक ग्राफ बेटा एनसीईआरटी में बनाया हुआ है। ये वाला ग्राफ मैं आपको समझाना चाह रही हूं। एक ऐसे सा ग्राफ दिया हुआ है बेटा, ये फिजिक्स और मैथ्स के ग्राफ से तो रिलेट नहीं करोगे, ठीक है? एक बेसिक जो बायो टाइप का ग्राफ होता है बेटा, वैसे टाइप का दिया हुआ है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विद अ पर्टिकुलर फिनोटाइप। आप किसी भी फिनोटाइप की डिस्कशन कर सकते हैं, डिपेंडिंग, आप एग्जाम्पल ले लो, फिर उसके अकॉर्डिंग बेटा आप उसको समझ सकते हो, ठीक है? ये देखो जैसे कि ना, अब मैं आपको यहीं पे बताती हूँ, ठीक है? यहीं पे बता रही हूँ। नॉर्मल सिलेक्शन आपको बनाना है, आप मेरे साथ साथ में बनाओ, मेरे साथ साथ में बनाओ, मेरे साथ साथ में बनाओ। नंबर ऑफ individuals with a particular phenotype। थैंक यू भैया। एक ऐसा ग्राफ बनाया हुआ है एनसीईआरटी ने बेटा, समझना मेरी बात बेटा ध्यान से। एक ऐसा सा ग्राफ बनाया हुआ है एनसीईआरटी ने, ठीक है बेटा? तुम्हारी ना चैट्स को मैं ऑफ ही कर देती हूँ, और तुम एक काम करो, तुम्हारे को ना मैं तुम्हारी कोई क्लास नहीं लूंगी, कोई इंटरैक्टिव सेशन, क्योंकि तुम बेटा डिजर्व नहीं करते हो। तुम इतनी बातें करते हो कि तुम डिजर्व नहीं करते हो। दीपांजना, सृष्टि, वंश, ये आपस में श्याम, ये क्या है? हाँ क्या बातें कर रहे हो, क्या बातें कर रहे हो? ऑफ ही, अब पूरे टाइम ऑफ रहने दो। ये ग्राफ बनाया हुआ है मैंने, सही में यार बैच एकदम अपग्रेड होना चाहिए, बैच एकदम डिग्रेड होता जा रहा है यार लास्ट तक आते आते। मैं कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स को मान सकती हूं। मैं कह रही हूं कि तीन तरीके के ट्रेट बेटा एग्जिस्ट करते हैं। कुछ जैसे कि ये हैं, कुछ ये जो बीच में मैं ग्रीन कलर से बना रही हूं, ये है बेटा एवरेज वाला जो ट्रेट है। जो मैं बेटा येलो कलर से बना रही हूं, ये इंडिविजुअल्स, ये मैं दिखा रही हूं कुछ एक्सट्रीम वाले ट्रेट्स। एक्सट्रीम वाले ट्रेट्स जैसे अगर मैं हाइट को मानूं तो हाइट में फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली मैं बोल रही हूं, ये टॉल इंडिविजुअल्स हैं, ये एवरेज हाइट वाले इंडिविजुअल्स हैं, और ये मैं कह रही हूं बेटा शॉर्ट हाइट वाले इंडिविजुअल्स। मैं तो कोई भी कैरेक्टर मान के चल सकती हूं। तो मैं कह रही हूं एक ऐसा ग्राफ दिख रहा है जिसमें ये एवरेज वाले हैं, ये दो एक्सट्रीम कैरेक्टर, एक्सट्रीम ट्रेट वाले
इंडिविजुअल है। एक्सट्रीम का मतलब होता है या तो शॉर्ट, एक्सट्रीम मतलब बिल्कुल छोटे, या फिर बिल्कुल लंबे, और ये वाला है बेटा एवरेज हाइट वाला। जब मैं कह रही हूं नेचर सिलेक्शन कर रहा है, और वो सिलेक्शन किस टाइप का सिलेक्शन है, नॉर्मल या स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन, तो वो हमेशा स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन का मतलब होता है एवरेज वालों को सिलेक्ट करता है, किसी भी एक्सट्रीम कैरेक्टर को वो सिलेक्ट नहीं करता। जब आप ऐसे बेटा सिलेक्शन कहते हैं, इस तरीके का नेचुरल सिलेक्शन एक्सप्लेन करते हैं जो नॉर्मल सिलेक्शन है या स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन, इसका मतलब है किसका सिलेक्शन हुआ, किसी भी एक्सट्रीम कैरेक्टर का सिलेक्शन नहीं हुआ। किसका सिलेक्शन हुआ मैम, एवरेज वालों का सिलेक्शन हुआ। तो जब बेटा ऐसा केस होता है ना, जब ऐसा केस होता है तो ऐसे में ग्राफ कैसी दिखती है, जब आपको पूछा जाए ना बच्चों कि ग्राफ में अगर आपको पीक होते हुए और ज्यादा दिख रही है, आपको दिख रहा है बेटा ये पीक ऊपर की तरफ और ज्यादा बढ़ रही है, ये पीक आपको और ज्यादा दिख रही है, इसका मतलब होता है कि मैम आपने एवरेज मीन वैल्यू को सिलेक्ट किया। आपने नहीं, नेचर ने मैम टॉल को भी सिलेक्ट नहीं किया, शॉर्ट को भी, किसी भी एक्सट्रीम ट्रेट को ना सिलेक्ट करके मैम उस नेचर ने एवरेज वालों को सिलेक्ट किया। जब नेचर एवरेज वालों को सिलेक्ट करती है बेटा, तो ऐसा सिलेक्शन कहलाता है बेटा क्या, नॉर्मल सिलेक्शन या स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन। और जब ऐसा सिलेक्शन होता है तो पीक बेटा ऊपर की तरफ आपको और ज्यादा शिफ्ट होते हुए दिखती है। इसका एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है जो शायद आपको पता होगा, पर फिलहाल मैं यहाँ पे एक लिख देती हूं कि when nature selects the nature select the average mean value trait the peak is more prominent, और ऐसे सिलेक्शन को बेटा बोला जाता है नॉर्मल सिलेक्शन या स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन। आप याद करो बेटा, जैसे अफ्रीका की पॉपुलेशन में एक जगह पे आप देखते हो कैसी सिलेक्शन होती है, नॉर्मल सिलेक्शन या स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन। आई थिंक आप में से बहुत सारे बच्चे मुझे आंसर दे पाएंगे। अफ्रीका में आपने ये आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब मुझे मजबूरी में चैट्स ऑन करने पड़ रहे हैं, वरना मैं नहीं करती, मैं वापस से ऑफ कर दूंगी, पर आप मुझे आंसर दीजिए। क्या वहां पे आपने ऐसा कुछ देखा है कि एक एवरेज वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सिलेक्ट होता है, कोई एक्सट्रीम वाला सिलेक्शन नहीं होता? क्या पता है आपको? यस, जल्दी बताओ, क्या आपने ऐसा कुछ पढ़ा है? नहीं? यस, वेरी गुड शिवाजी, वेरी गुड। नहीं नहीं नहीं, क्या आपने वहां पे मलेरिया की कोई सिचुएशन पढ़ी है? सिकल सेल एनीमिया, एक ही बच्चे का आंसर आया था जिसका मैंने नाम लिया, शिवाजी का, बाकी किसी ने आंसर नहीं दिया। क्या आप लोगों ने बेटा वहां पे सिकल सेल एनीमिया वाली सिचुएशन नहीं पढ़ी कि उनके पास हीमोग्लोबिन में, अगर आप उनकी हीमोग्लोबिन को ऑब्जर्व करोगे तो देखो नॉर्मल हीमोग्लोबिन, अभी मैं अगले पेज में लिखती हूँ, नॉर्मल हीमोग्लोबिन को कैसे लिखोगे उसके जीनोटाइप को, HbA, इसका मतलब होता है नॉर्मल हीमोग्लोबिन। एक होता है हेट्रोजाइगस वाला HbA HbS, जिनकी सर्वाइवेबिलिटी, जिनको ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है अगेंस्ट मलेरिया, और एक होता है HbS, वो तो लीथल है, ठीक है। तो नेचर ज्यादा फेवर किसको करती है? HbA HbS, जो हेट्रोजाइगस वाले कंडीशन है, एवरेज वाले, ज्यादा फेवर नॉर्मल वाले को भी नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि उनका जो हीमोग्लोबिन है उसमें आपकी ये प्लाज्मोडियम सर्वाइव नहीं कर पाती, जिसकी वजह से क्या होता है आपको? मलेरिया, ठीक है। तो नेचर ने नॉर्मल वाले को भी सिलेक्ट नहीं किया, और दूसरा वाला तो लीथल है, उसमें तो मर ही जाओगे, HbS। नेचर ने किसको सिलेक्ट किया? जिसका एक एडवांटेज है। और जब ऐसा सिलेक्शन होता है कि जो एवरेज वाला सिलेक्ट हो रहा है, तो ऐसा एग्जाम्पल होता है बच्चों क्या? नॉर्मल सिलेक्शन या स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन। क्या एग्जाम्पल से समझ में आया? यस, क्या एग्जाम्पल से समझ में आया? यस। ऐसा ही बेटा एक एग्जाम्पल ना बच्चों के वेट का भी देते हैं, और इसमें नीट में सवाल आया हुआ है। वैसे तो आप क्वेश्चन देख के ही समझ जाएंगे, क्वेश्चन में जैसे बेटा बेबी के बर्थ को लेके दिया जाता है कि 2.5 kg से 3.5 kg वाला जो बच्चा है, उसकी अगर बच्चा जो पैदा होता है न्यू बॉर्न का अगर वेट, मैं एग्जैक्ट वेट आपको वो पेपर में जो दिया था वो तो नहीं बता पा रही हूँ, बट ऐसा है
कि जब आप वो वेट का रेंज देखेंगे तो आप देखेंगे जिनका वजन जो होता है न्यू बॉर्न का वो 2.5 से 3 किलो के बीच में है, 2.5 से 3.5 किलो के बीच में, उनकी सर्वाइवेबिलिटी सबसे ज्यादा है। समझ रहे हो? अगर उससे कम वाला बच्चा है या उससे ज्यादा वेट वाला, ओवर वेट वाला बच्चा है या अंडर वेट वाला है, उसकी सर्वाइवेबिलिटी कम होती है एज कंपेयर टू द बच्चा जो कि बेटा 2.5 से 3 केजी एवरेज वाले रेंज में आ रहा है। जब आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए कि बेटा आप ये बताओ कि 3 तरीके की वेट कैटेगरी है, एक है फॉर एग्जांपल 1.5 किलो से 2.5 किलो, एक है 2.5 किलो से 3.5 किलो और एक है 3.5 किलो से 4.5 किलो, और आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाए बेटा 3.5 से 4.5 वाले की भी सर्वाइवेबिलिटी ज्यादा नहीं है, 1.5 से 2.5 वाले की भी नहीं है, लेकिन 2.5 से 3.5 वाले की है, तो नेचर ज्यादा किसको सिलेक्ट कर रही है? एवरेज वाले को। तो ऐसी सिचुएशन बेटा जहां एक्सट्रीम वाले सिलेक्ट नहीं होते, एवरेज वाले सिलेक्ट होते हैं, नेचर उनको ज्यादा सपोर्ट करती है, तो ऐसा सिलेक्शन क्या होता है? नॉर्मल सिलेक्शन या स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। एक बेटा थम्स अप दे दो, मैं चैट ऑफ करूंगी, फिर मैं इसका एग्जांपल लिखूंगी, फिर मैं नेक्स्ट सिलेक्शन बताऊंगी। यस यस एवरीबॉडी, डन एंड डन, गिव मी अ थम्स अप, देन आई एम गोइंग टू राइट द एग्जांपल ऑफ दिस। मैं दोनों एग्जाम्पल मेंशन कर दूंगी, हालांकि बेटा एनसीईआरटी में तो डायरेक्टली दिया ही नहीं हुआ है, मैं भी आपको दिखा भी दूंगी, ठीक है? यस एवरीबॉडी, डन एंड डन, जल्दी बता दो सपोला आर्मी। यस एवरीबॉडी, डन एंड डन, क्लियर है ना? बिल्कुल ऐसे ही सवाल आते हैं, हलवा सवाल, ठीक है? चलिए जी, बहुत बढ़िया, आप लोगों का आ गया थम्स अप, मैं चैट्स ऑफ कर दे रही हूं। चलो एग्जाम्पल में बेटा नेचुरल सिलेक्शन, इसमें हम लिखेंगे जैसे सिकल सेल एनीमिया का जो केस होता है, इसमें मैम हीमोग्लोबिन जो होती है 3 प्रकार की होती है, HbA, ये भी एक्सट्रीम है, एकदम नॉर्मल, HbA, HbS, ये मीन वैल्यू ट्रेट है, इसको नेचर ज्यादा सपोर्ट करती है। ये तो बेटा लीथल ही है, लीथल का मतलब मर जाएगा, ठीक है? ये क्या है? लीथल, लीथल मतलब डेथ, ठीक है? ये तो नॉर्मल है, इनको मलेरिया होने के ज्यादा संभावना है, लेकिन नेचर ने इसको सपोर्ट किया, ठीक है? प्लाज्मोडियम, does not survive in their RBC, in their RBC, ठीक है? एक और बेटा बेबी वेट के एग्जाम्पल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको वैसे एग्जैक्ट वेट बता दूंगी जिससे क्वेश्चंस आए हुए हैं, पर मैं आपको अगर समझाना भी चाहूं तो आप ये समझ पाएंगे इसी एग्जाम्पल से कि मैम 3 रेंज है फॉर एग्जाम्पल बेबी वेट का, 1.5 kg से 2.5 kg वाले बच्चे थोड़े अंडर वेट हैं फॉर एग्जाम्पल मैम, एक है 2.5 kg से 3.5 किलो वाले, और एक है मैम 3.5 किलो से 4.5 किलो वाले। तो ना ये वाले ना ये वाले ज्यादा सरवाइव कौन करते हैं मैम? किनकी सर्वाइवेबिलिटी सबसे ज्यादा देखी जाती है मैम? ये मोर सर्वाइवेबिलिटी, तो एवरेज वालों को सिलेक्ट किया, सर्वाइवेबिलिटी, तो हो गया नॉर्मल सिलेक्शन या स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। डन कर लो बच्चा पार्टी, ये तो एक तरीके का नेचुरल सिलेक्शन है। दूसरा जो मैं बेटा साइड जा रही हूं, दूसरा जो मैं आपको बताऊंगी उसका भी एग्जाम्पल आपको ऑलरेडी पता है, उसका भी एग्जाम्पल आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है? पहले आप इसे नोट करो बच्चों, जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक है? मैं आपको टाइम दे दे रही हूं, कोई बात नहीं, 1 मिनट का तो टाइम मैं आपको दूंगी ही, आप नोट कर लो।
डन हो जाए तो मेरे को बता देना बेटा। डन हो जाए बेटा तो एक बारी बता दो। डन 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 बच्चा पार्टी। पक्की बात समझ आ गया ना बेटा? एक समझ आ गया तो बाकी सब भी समझ आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक समझ आ गया तो बाकी सारा भी समझ आ जाएगा, कोई लोड वाली बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दिस इज द नॉर्मल सिलेक्शन, नॉर्मल और स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज बेटा प्रोग्रेसिव सिलेक्शन या डायरेक्शनल सिलेक्शन, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, अब मैं चैट्स ऑफ कर देती हूँ वापस से, ठीक है। चलो नेक्स्ट बेटा जो हमें सिलेक्शन करना है नंबर 2, दैट इज बेटा प्रोग्रेसिव या डायरेक्शनल सिलेक्शन। मैम ऐसे में ग्राफ कैसा दिखेगा, किस डायरेक्शन में शिफ्ट होता हुआ दिखेगा? नॉर्मल ग्राफ तो मैम हमने ऐसे बनाया था ना, किसी भी पर्टिकुलर बेटा फिनोटाइप को हम ले सकते हैं, और नॉर्मल ग्राफ मैम हमें ऐसा दिख रहा था। ये 3 मैम वैल्यूज आपको दिख रहे थे, 3 तरीके की वैल्यूज दिख रही थी। जब मैम प्रोग्रेसिव सिलेक्शन होता है, प्रोग्रेसिव का मतलब होता है प्रोग्रेस करना, डायरेक्शनल का मतलब होता है एक डायरेक्शन में शिफ्ट करना। जब नेचर में बेटा कुछ ऐसा सिलेक्शन होता है जब वो नेचर एवरेज को सिलेक्ट नहीं करती है, जब नेचर एवरेज को सिलेक्ट नहीं करती है, नेचर किसको सिलेक्ट करती है? एक्सट्रीम ट्रेट को। नेचर या तो, मैं अब हाइट का एग्जांपल लेके आपको बता रही हूं, अगर नेचर ने एवरेज वालों को सिलेक्ट नहीं किया, या तो आपको पॉपुलेशन में सिर्फ एक बार में ज्यादा टॉल इंडिविजुअल्स दिखेंगे, या तो बेटा आपको पॉपुलेशन में सिर्फ और सिर्फ ज्यादा शॉर्ट इंडिविजुअल दिखेंगे, लेकिन एक बारी में सिर्फ एक ही दिखेंगे। बात समझना, ग्राफ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। क्या कहा मैंने कि मैम डायरेक्शनल का मतलब होता है एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाना पीक का। अगर पहले ऐसा दिख रहा था बच्चों, तो अब आपको ना ये इस तरीके से ग्राफ दिखेगा। अब आपको ग्राफ मैम ऐसा दिखेगा, अब आपको ग्राफ मैम एक डायरेक्शन में शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। एक डायरेक्शन में शिफ्ट होते हुए दिखने का मतलब होता है मैम किसी भी एक ट्रेट को आपने एक्सट्रीम वाले ट्रेट को ज्यादा फेवर किया, क्योंकि बेटा एवरेज जब सिलेक्ट होता है तो पीक ऊपर की तरफ बढ़ती है। एवरेज जब सिलेक्ट होता है, जब एवरेज सिलेक्ट नहीं होता और एक्सट्रीम वाले सिलेक्ट होते हैं तो ग्राफ एक डायरेक्शन में शिफ्ट करता है। या तो ग्राफ इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा बच्चों, और या जो मैंने आपको यहां दिखाया है, या तो ग्राफ बेटा इस डायरेक्शन में सिलेक्ट हो जाएगा, किसी भी डायरेक्शन में प्रोग्रेसिव, एक डायरेक्शन में पीक का शिफ्ट होना, बट एक बारी में एक ही डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। नेचर एक बारी में एक ही एक्सट्रीम ट्रेट को सेलेक्ट करती है। ऐसा नहीं है कि टॉल भी हो गए और शॉर्ट भी हो गए, नहीं, या तो एक बारी में सिर्फ टॉल ज्यादा दिखेंगे, दूसरे वाले बेटा गायब नहीं होते हैं, ठीक है। या तो सिर्फ एक बारी में ज्यादा टॉल दिखेंगे, या तो एक बारी में ज्यादा शॉर्ट दिखेंगे। क्या तुमने ऐसा कोई एग्जाम्पल पढ़ा है? क्या तुमने ऐसा कोई एग्जाम्पल पढ़ा है कि एक पर्टिकुलर ट्रेट एक वक्त ज्यादा दिख रही है और एक टाइम के बाद दूसरी पर्टिकुलर ट्रेट ज्यादा दिख रही है? क्या आपने इसका कोई एग्जाम्पल पढ़ा है? आपने पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा हुआ है? याद करने की कोशिश करो, याद करने की कोशिश करो। वेरी गुड तियास मंडल, हर्ष वेरी गुड, आर्या वेरी गुड, ममता, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, मॉथ, और क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया है तो इसके तो हाई चांसेस है पेपर में आने में। बस आप लोग खुद रिलेट कर रहे हैं, मैंने तो आपको बस हिंट दिया, मैंने आपको एक टॉपिक समझाया, आपने पहले पढ़े हुए टॉपिक से उसको रिलेट कर लिया, तो बस बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही। मैम इंडस्ट्रियल मेलानिज्म में क्या हो रहा था? बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन नेचर बेटा, नेचर सिलेक्ट कर रही है। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन मैम व्हाइट मॉथ ज्यादा दिख रहे थे, एक पर्टिकुलर, ऐसा तो बेटा बीच में कभी नहीं हुआ ना कि व्हाइट और ग्रे, व्हाइट और ब्लैक का एक इंटरमीडिएट कोई आ गया, व्हाइट और ब्लैक का कोई इंटरमीडिएट ग्रे आ गया मैम, ऐसा तो कभी नहीं हुआ बेटा, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तो यानी कि मैम एवरेज का तो यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। या तो एक बारी में व्हाइट ज्यादा सर्वाइव कर रही है एक बारी में, या तो मैम एक बारी में डार्क विंग मॉथ ज्यादा सर्वाइव कर रही है। इस तरीके के सिलेक्शन को बोलते हैं बच्चों डायरेक्शनल सिलेक्शन या प्रोग्रेसिव सिलेक्शन, जहां पीक एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है। ठीक है जी, एग्जाम्पल याद रखना है।
डन 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 एवरीबॉडी, शाबाश बच्चों। चैट्स वापस से ऑफ कर रही हूं और मैं यहां पे लिख दे रही हूं, हियर पीक शिफ्ट्स in one direction. One of the extreme trait is selected at a time. इसीलिए डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में सिलेक्शन हुआ मैम। एग्जाम्पल क्या है बच्चों? वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैम, इंडस्ट्रियल मिलानिज्म। इंडस्ट्रियल मिलानिज्म बिल्कुल आप वैसे तो आप लिख चुके हो, आपको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन मैम, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन मैम, व्हाइट विंग मॉथ, मॉथ को ऐसे लग रहा है मौत लिखा हुआ है, मौत आती है ना जैसे, वो वाला लिख रहा है। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन मैम, डार्क विंग मॉथ। दिस इज बेटा डायरेक्शनल सिलेक्शन। डन 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 कर लो जनता पार्टी, यस एवरीबॉडी। डन 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 कर लो सपोला आर्मी, फटाफट से। ठीक है, वैसे तो आप मेरे साथ साथ में पीक बनाने में तो बेटा क्या ही टाइम लगा होगा, 2 मिनट में तुम लोगों ने पीक बना ली होगी। ठीक है, 30 सेकेंड्स और टाइम दे देती हूं, ये भी लिख लोगे। इतना तो बेटा कुछ लिखा ही नहीं है बहुत ज्यादा, है ना। डन 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 डन। आई होप तुम लोगों ने लिख लिया है। वैसे कर दूं क्या? लास्ट सिलेक्शन है बेटा डिसरप्टिव सिलेक्शन, कर दूं? ये तो बेटा तुमने लिख दिया होगा आई थिंक। चैट्स ऑफ करके यही तो लोड होता है कि पूछ भी नहीं सकती। नंबर 3 डिसरप्टिव सिलेक्शन। डिसरप्टिव सिलेक्शन में बेटा क्या हो रहा है देखो, नॉर्मल सिलेक्शन। अच्छा बेटा एक चीज मुझे ना फोटो ले लेने दो प्रूफ के लिए। बोर्ड ग्लिच करता है ना, कोई मानता ही नहीं कि बोर्ड ग्लिच करता है। चलो एक्चुअली ठीक करवाना है बेटा इस प्रॉब्लम को, तो प्रूफ चाहिए होता है हमें। यस क्योंकि बेटा अब टेक्निकल एरर्स भी तो तभी सॉल्व हो सकते हैं ना जब प्रॉब्लम पता चले कि प्रॉब्लम क्या है ना। तो डिसरप्टिव सिलेक्शन में बेटा क्या होता है, नॉर्मली ग्राफ ऐसे दिखता है आपको। नॉर्मली ग्राफ ऐसे दिख रहा था मैम, जब पीक शिफ्ट हो गई ऊपर तो एवरेज, नॉर्मल सिलेक्शन या स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। एक डायरेक्शन में पीक शिफ्ट हो गई तो प्रोग्रेसिव सिलेक्शन। डिसरप्टिव सिलेक्शन में होता ये है बच्चों, मैम दोनों एक्सट्रीम ट्रेट एक साथ सिलेक्ट हो जाते हैं। दोनों एक्सट्रीम ट्रेट एक साथ सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको 2 पीक नजर आती है। देख रहे हो, चैट्स ऑन कर रही हूं मैं। ठीक है, दोनों बेटा एक्सट्रीम ट्रेट एक साथ सिलेक्ट होते हैं। प्रोग्रेसिव में क्या था, एक बारी में एक सिलेक्ट हो रहा है। प्रोग्रेसिव में एक बारी में एक सिलेक्ट हो रहा है बच्चों, या तो डार्क विंग या तो व्हाइट विंग, कोई इंटरमीडिएट नहीं है। डिसरप्टिव का बेटा सबसे खास बात, आपको 2 पीक्स आर सीन। आपको 2 पीक्स बेटा दिखते हैं, और वो 2 पीक इसीलिए दिखते हैं क्योंकि both extreme traits are selected together। बेटा कोई बताओ इसमें कोई समस्या थी? ग्राफ देख के ऐसा लगता है कि खुद ही मौत आने लगती है कि मैम यार बायो में भी अब ये बचा था क्या, लेकिन एक्चुअल में जब आप उसे पढ़ने जाओगे तो वो बहुत आसान है। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ऐसे है कि जो आपका वो है ना
एनसीईआरटी उसमें एक पैराग्राफ में खत्म कर दिया है, उसमें समझाया नहीं है, इसीलिए थोड़ी सी आपको दिक्कत होती है। ठीक है, ठीक है। अब डिसरप्टिव का एनसीईआरटी में कोई एग्जाम्पल नहीं है, बट जैसे आपको मैं एक एग्जाम्पल बता देती हूँ जो यूजुअली आप कहीं पे पढ़ सकते हो कि स्नेल्स बेटा जो समुद्र में आपको कुछ स्नेल्स मिलेंगे, स्नेल्स मॉल्यूस्का, कुछ मॉल्यूस्का की मैं बात कर रही हूँ। मॉल्यूस्का पता है ना, मॉल्यूस्का फाइलम, मॉल्यूस्का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम। तो कुछ बेटा शेल्स होते हैं, शेल्ड स्नेल्स होते हैं जो काले रंग के स्नेल्स होते हैं, शेल्स। कुछ होते हैं सफेद रंग के, तो जो सफेद रंग वाले होते हैं बेटा वो भी रेत में छुप जाते हैं, वाइट सैंड में। ठीक है, जो काले रंग वाले होते हैं बेटा वो ब्लैक में छुप जाते हैं। लेकिन एक होते हैं जो इनके इंटरमीडिएट वाले होते हैं, दैट इज ग्रे कलर। ग्रे का प्रीडेशन हो सकता है, ग्रे का प्रीडेशन हो सकता है। ठीक है, हाँ, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल। तो बेटा नेचर क्या कर रही है, व्हाइट वालों को भी फेवर कर देती है, क्योंकि व्हाइट भी अपने आराम से बेटा छुप जाता है व्हाइट रेत में। मैम डार्क वाले जो शेल वाले स्नेल्स होते हैं वो भी मैम रॉक के अंदर छुपा लेते हैं अपने आप को, दिख जाती हैं। प्रीडेशन किसका हो जाता है, जो एवरेज कलर है, ग्रे कलर वालों को मौत आ जाती है। तो बेटा ग्रे कलर वाले सिलेक्ट नहीं हुए, एक्सट्रीम कलर वाले आपके सिलेक्ट हो गए। दिस इज बेटा डिसरप्टिव सिलेक्शन, और ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, ये आप अपने बेटा अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, यस एवरीबॉडी, यस। चलो चलो, एग्जाम्पल में मैं यहां लिख दे रही हूं, एग्जाम्पल में मैं यहां लिख दे रही हूं कि मॉल्यूस्कास में जो स्नेल्स की मैं बात कर रही हूं, डार्क स्नेल्स, डार्क शेल, ग्रे शेल और एक है वाइट शेल, ये भी सिलेक्ट हो गए, ये भी सिलेक्ट हो गए, ये सिलेक्ट नहीं होते। कैमोफ्लेज इन रॉक, ऑन रॉक, ऑन रॉक। कैमोफ्लेज मतलब छुप जाना, इन सैंड। लेकिन इनका क्या हो जाता था बेटा, प्रीडेशन, ये छुप नहीं पाती थी कहीं, इनका प्रीडेशन हो जाता था। अब नेचर ने इन दोनों को सिलेक्ट किया। ठीक है, ठीक है। फिर से बेटा चैट्स ऑफ करने का समय आ चुका है, आप इसको बेटा लिख चुके हो तो एक बारी बता दो। ठीक है, तो चैट्स बंद करने का बेटा समय हो चुका है। यस, डन 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 डन। डन 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 एवरीबॉडी, जल्दी जल्दी कर लो बेटा। तो ये 3 तरीके के नेचुरल सिलेक्शन हो गए बेटा, यानी आपने जेनेटिक ड्रिफ्ट को हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करने वाले सारे फैक्टर्स के बारे में बेटा पढ़ लिया आपने। माइग्रेशन के बारे में पढ़ लिया, म्यूटेशंस में लेडरबर्ग एक्सपेरिमेंट भी बेटा आपने पढ़ लिया, आपने जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पढ़ लिया, आपने जेनेटिक ड्रिफ्ट में फाउंडर्स इफेक्ट और बेटा बॉटलनेक इफेक्ट पढ़ लिया, आपने नेचुरल सिलेक्शन के सारे ग्राफ पढ़ लिए। अब बेटा हमें पढ़ना है एडेप्टिव रेडिएशन, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट बेटा एडेप्टिव रेडिएशन में थोड़ा याद करने वाला है। आगे जो मैं आपको अभी कुछ टॉपिक्स बताऊंगी बेटा उसमें काफी सारी लर्निंग वाली चीजें हैं, लर्न करना है। बट बेटा जैसे कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ, लर्न करना पड़ सकता है, उससे पीछे नहीं भागना। ठीक है, लर्न करना पड़ सकता है, उससे पीछे मत भागना। जहां लर्न करना पड़े, याद रखना पड़े, वहां याद रखना पड़ेगा बच्चों। क्वेश्चन आता है तो कुछ मैं आपको एडेप्टिव रेडिएशन में भी आपको बताऊंगी, जिससे कैसे क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी। आगे मैं आपको इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स बताऊंगी कि 300 मिलियन ईयर पहले कौन आए, 320 मिलियन ईयर पहले कौन आए, 500 मिलियन ईयर पहले कौन आए, 200 मिलियन एगो कौन आए, 65 मिलियन ईयर्स अगो कौन आए, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो एज इट इज आपको बेटा याद करना ही पड़ेगा। ह्यूमन एवोल्यूशन भी जो मैं बताऊंगी, ड्रायोपिथिकस क्या थे, रामापिथिकस क्या थे, ऑस्ट्रेलोपिथिकस क्या थे, होमो हैबिलिस क्या थे, होमो इरेक्टस क्या थे, ये सारे, इनकी क्रेनियल कैपेसिटी क्या थी, इनकी बाकी सारी डिटेलिंग बेटा क्या थी, वो सारी भी बेटा आपको ऑफ कोर्स याद रखनी है, तो वो भी करना पड़ेगा। डन 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 बच्चा पार्टी। तो नेक्स्ट बेटा एक बार एनसीईआरटी का ये ग्राफ भी देख लो।
एनसीईआरटी का बेटा एक बारी ये भी देख लो। यस, एनसीईआरटी का एक बारी बेटा ये भी देख लो, पीक गेट नैरोअर, ऐसा अगर आए पीक नैरो हो रही है तो बेटा ये होता है आपका नॉर्मल सिलेक्शन। अगर बेटा पीक शिफ्ट करती है एक डायरेक्शन में तो डायरेक्शनल सिलेक्शन। अगर बेटा दो पीक बनती है तो इसे कहते हैं डिसरप्टिव सिलेक्शन, इसे कहते हैं डिसरप्टिव सिलेक्शन। ठीक है जी, नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा, हेडिंग डालो एडाप्टिव रेडिएशन। ठीक है, चैट्स ऑफ कर रही हूं। एडाप्टिव रेडिएशन, एडाप्टिव रेडिएशन में डार्विन फिंचेस बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल थे, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था। ठीक है, अब देखो पहले इसकी डेफिनेशन एज इट इज नोट करो और मैं आपको समझाती हूं। बहुत सारे एग्जाम्पल है एडाप्टिव रेडिएशन के एनसीईआरटी में, प्लेसेंटल मैमल्स, ऑस्ट्रेलिया में मार्सुपियल्स बेटा, ऑफ कोर्स डार्विन के फिंचेस जो गैलापागोस आइलैंड में है, उसके बारे में जो कहानी थी वो भी मैं आपको लिखवाऊंगी। प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया, या हाँ, गिवन ज्योग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड लिटरली रेडिएटिंग टू अदर एरियाज ऑफ अ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का मतलब है एक नया हैबिटेट, एक नया हैबिटेट, एक नई जगह। बोला कि मैम रेडिएशन, रेडिएशन का क्या मतलब होता है? जैसे सूरज की किरण होती है, रेडिएट कर रही है, बिल्कुल ऐसे ही बेटा रेडिएशन, कुछ रेडिएट करना, कुछ वहां से निकलना, वैसा ही एडाप्टिव रेडिएशन होता है। बोला कि मैम एक ऐसा इवोल्यूशन का प्रोसेस जो एक कॉमन पॉइंट से स्टार्ट हुआ, एंसेस्ट्री उसके एक कॉमन जगह पर थी, स्टार्ट हुआ एक गिवन ज्योग्राफिकल एरिया में, बट मैम वो रेडिएट होके एक नई जगह पे चली गई, एक नई ज्योग्राफी में चली गई और उसके अनुसार एडाप्ट करके हो सकता है ओवर टाइम एक नई स्पीशीज ही बना ली। एडाप्टिव रेडिएशन, इसे बोलते हैं एडाप्टिव रेडिएशन, जिसका एक बेटा, ठीक है, मैं एक बारी बेटा मुझे मजबूरी में ये ऑन करना पड़ेगा, वरना मैं तुमसे पूछ नहीं पाऊंगी, तो मैं मजबूरी में ऑन कर रही हूं, मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगी, सिर्फ तुम्हारे जेन्युइन कमेंट्स को मैं देखूंगी। इसे बोलते हैं एडाप्टिव रेडिएशन। क्या बोला? इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, जो एक जगह से स्टार्ट हुए थे और बेटा अलग अलग उस जगह में रह के बेटा अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग वो एडाप्ट कर गए। जिसका सबसे कॉमन एग्जांपल जो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी, डार्विन फिंचेस मैम। इसको मैम हम आज लिख लेते हैं कि मेनलैंड से इनका ओरिजिन हुआ था मैम, और जब ये नई जगह पे आई तो मैम उस नई जगह पे आने के बाद जब जैसा खाना मिलेगा मैम, जैसा परिवेश मिलेगा मैम, वैसे वैसे अडाप्ट करती जाएंगी। ठीक है, वैसे वैसे अडाप्ट करती जाएंगी। अब बेटा आप यहां पे देखो, ये एक मैम मेन लैंड से आई, ये आपकी मैम थोड़ा बड़ा गोला बनाते हैं बच्चों, ठीक है, थोड़ा बड़ा गोला बनाते हैं। ये बड़ा गोला हमने थोड़ा कंपैरेटिवली बनाया। ये आपकी मैम मेन लैंड थी अमेरिका की, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, अमेरिका, और यहां मैम अमेरिका। यहां मैम जो मेन एंसेस्टर फिंच थी ना, जो एंसेस्टर बर्ड थी, वो यहां रह रही थी, एंसेस्टर बर्ड। और मैम ये क्या खाती थी, ये याद रखना है क्योंकि ये पूछा जाता है बच्चों। क्या खाती थी मैम? सीड ईटिंग बर्ड थी, सीड खाती थी। अब मैम फाउंडर्स इफेक्ट में भी हमने ये पढ़ा है, और ये एडाप्टिव रेडिएशन में भी है, राइट? एडाप्टिव रेडिएशन में भी है, यस। एडाप्टिव रेडिएशन में क्या है कि मैम ये यहां से उठ के आई और लिटरली मैम, अरे लिटरली गैलापागोस आइलैंड जो मैं आपको बता रही थी, कुछ 21-22 छोटे छोटे बेटा टापू, 21-22 छोटे छोटे आइलैंड से मिलके बेटा ये बना है गैलापागोस आइलैंड। साउथ अमेरिका के बेटा साइड्स में आपको दिखेगा। मैम जब वो गैलापागोस आइलैंड में आई, वहां पे कुछ बन गई क्या, ये मेन जो बर्ड्स थी छोटी काली, स्मॉल ब्लैक बर्ड्स, जिनको अब आप क्या बोल रहे हो, डार्विन फिंचेस, क्योंकि डार्विन ने उनकी बेटा स्टडी करी और उनके बारे में ये चीज बताई। तो ओरिजिनली उनकी बीक देखोगे जो मेन लैंड पे रहती थी, सीड खाने वाली थी, सीड खाती थी। अब नई जगह पे आई, कुछ कैक्टस ईटिंग बन गई, कुछ नेक्टर ईटिंग बन गई, कुछ
इंसेक्ट ईटिंग बन गई, इंसेक्टिवोरस। कुछ अदर फ्रूट ईटिंग बन गई बेटा। तो जैसी जगह पे वो आई मैम, ऑफ कोर्स जैसी रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग मैम उनकी बीक में मॉडिफिकेशन हो गया। एनसीईआरटी में डायग्राम भी बनाया हुआ है, एनसीईआरटी में बेटा डायग्राम भी बनाया हुआ है। तो ये जो छोटी छोटी काली चिड़िया थी, इसकी बेटा जैसी जैसी वो गैलापागोस आइलैंड में जैसा जैसा फीडिंग हुआ उसके अकॉर्डिंग मैम ऑफ कोर्स स्टार्ट मैम एंसेस्ट्री पॉइंट उनकी कॉमन थी, एंसेस्ट्री उनकी कॉमन थी, लेकिन मैम वो रेडिएट कर गई और जिस जगह पे वो आई बेटा उस जगह पे अकॉर्डिंगली उन्होंने एडाप्टेशन शो किया और अकॉर्डिंगली फंक्शनल वो डिफरेंट होती गई। किसी को इंसेक्ट खाना था उनकी बेटा चोंच वैसी बन गई, किसी को नेक्टर खाना था उनकी चोंच वैसी बन गई, जिनको कैक्टस खाना था उनकी चोंच वैसी बन गई। अकॉर्डिंगली एडाप्टिव रेडिएशन हुआ। मेरी बात समझ रहे हो? यस एवरीबॉडी? यस। तो हम ये कह सकते हैं कि ओरिजिनल स्मॉल ब्लैक बर्ड was seed eating and lived in the mainland, lived on the mainland of America, some flew to the Galapagos Island, Galapagos Island, कुछ बेटा 22 स्मॉल आइलैंड से मिलके बने हैं ये। आगे बेटा मैं नेक्स्ट पेज में कंटिन्यू करूंगी क्योंकि यहां जगह नहीं है। ठीक है, थैंक यू भैया। आगे मैं नेक्स्ट पेज में कंटिन्यू करूंगी, यहां जगह नहीं है। डन 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 कर लो बेटा, ये लोग नहीं तो बातें करते रहेंगे। और मैं भैया युगल को एक बार भेज दीजिएगा, कुछ बच्चों को हम ब्लॉक ही करा देते हैं। युगल जो भी बच्चे ये बात कर रहे हैं ना, जैसे रिया, श्री लक्ष्मी, शांभवी, जो आपस में बातें कर रहे हैं, ठीक है, इनको ब्लॉक कर देना। देख के ब्लॉक करना, जेन्युइन बच्चा ब्लॉक नहीं होना चाहिए, लेकिन जो आपस में बात कर रहे हैं ना उनको जरूर ब्लॉक कर दे, क्योंकि मेरे को बीच बीच में ऑन करना पड़ रहा है। आपस में बात नहीं करनी चाहिए बेटा। अगर आप आपस में बात करो फिर मुझे कहोगे ना कि मैम हम जेन्युइन बच्चे हैं, चलेगा नहीं बेटा, ऐसे नहीं चलेगा बेटा। यहां तक पहले डन करो, फिर मैं इसके आगे ना कंटिन्यू करूंगी, ठीक है। ओरिजिनल स्मॉल ब्लैक बर्ड वॉज सीड ईटिंग, लिव्ड इन द मेनलैंड, और वहां से उड़ के वो गैलापागोस में आई। गैलापागोस में बेटा क्या है, छोटी छोटी टापुओं से बना हुआ है ना। यस। और बेटा वहां पे आने के बाद जैसी जैसी बेटा फीडिंग हुई वैसे वैसे बेटा उनकी बीक में मॉडिफिकेशन हो गई। यस एवरीबॉडी? यस एवरीबॉडी? डन डन कर लो, डन डन डन। सब लोग का हो गया पक्का? चलो। They flew to the Galapagos Island and according to the need, their beak got modified for insect, nectar, fruit, cactus eating। ठीक है, डन डन बच्चों।
मैम ये कंटिन्यूएशन है। यस बेटा ये कंटिन्यूएशन है ना, ये इसका कंटिन्यूएशन है, ये इसका कंटिन्यूएशन है बेटा, इसका कंटिन्यूएशन है कि फ्लू टू द गैलापागोस आइलैंड एंड अकॉर्डिंग टू द नीड देयर बीक गॉट मॉडिफाइड। बेटा ये आपको किस तरीके का इवोल्यूशन थोड़ा बता रहा है, आप मुझे बता सकते हो? ये कन्वर्जेंट टाइप का इवोल्यूशन को इशारा कर रहा है, किस तरीके की इवोल्यूशन की तरफ ये इशारा कर रहा है? किस तरीके का इवोल्यूशन हुआ, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन? किस तरीके के इवोल्यूशन की तरफ ये इशारा कर रहा है? आप अगर इनकी एंसेस्ट्री देख रहे हो, इनकी ओरिजिन देख रहे हो, वो सिमिलर है, बट बेटा जहां पे ये आए वहां पे अगर आप इनको ऑब्जर्व करोगे तो इनकी नीड के अकॉर्डिंग इन्होंने फंक्शनली मॉडिफिकेशन कर ली अपने बीक में, बट इनकी ओरिजिन जो थी वो तो स्टार्टिंग कॉमन पॉइंट थी। तो इट गिव्स यू एन आइडिया अबाउट adaptive radiation, gives an idea about adaptive radiation gives an idea about very good, सबका बिल्कुल सही आंसर है। इसमें कुछ नालायक बच्चे बेटा, क्या कन्वर्जेंट कैसे कह रहे हो तुम लोग? पढ़ा नहीं है अभी ढंग से बेटा जी। एन आइडिया अबाउट डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, हाँ कि ना सपोल आर्मी? डाइवर्जेंस या डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है। अब बेटा देखो यहां तक तो बच्चों को बिल्कुल मौत नहीं आती, क्योंकि ये तो बच्चों को सिंपल लगता है कि मैम फिंचेस थी तो याद रखने हैं, स्मॉल ब्लैक बर्ड्स थी और मैम क्या खाती थी वो याद रखना है, पहले की एंसेस्ट्री बर्ड क्या खाती थी वो याद रखना है, और जब वो नई जगह पे आई तो उनके बीच में मॉडिफिकेशन। मैम इसमें कोई लोड नहीं है मैम, लोड आता है जब आपको अभी प्लेसेंटल मैमल्स के नाम याद करने पड़ेंगे और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स के याद करने पड़ेंगे नाम, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी एडाप्टिव रेडिएशन हो रहा था जो मैं अभी आपको समझाऊंगी, ठीक है। लेकिन बेटा मैं यही कहूंगी कि जहां से क्वेश्चन आता है बेटा वो लर्न करना है, लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा अगर फोकस करो तो जो मैं आपको अभी समझा दूंगी, थोड़ा फोकस करोगे तो इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है बच्चों। एनिमल किंगडम के इतने एग्जाम्पल तुमने याद कर लिए बेटा, तुम केमिस्ट्री के इतने रिएक्शंस याद कर लेते हो, फिजिक्स में इतना कुछ पढ़ लेते हो, तो बेटा ये तो जूलॉजी है। यस, डन 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 डन, जल्दी से बताएंगे सारे सबोला आर्मी। ऑस्ट्रेलिया में भी एडाप्टिव रेडिएशन हो रहा था बेटा। रेडिएशन का क्या मतलब है? स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट एंड रेडिएटिंग टू डिफरेंट प्लेस, और जैसी रिक्वायरमेंट थी जिस जगह जिस ज्योग्राफिकल एरिया में वो आए वहां पे भी तो बेटा अलग अलग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जहां पे जिन्होंने जैसा भी खाना खाया, जैसे संगति में रहे, वैसा एडाप्टेशन शो किया। एडाप्टिव रेडिएशन, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा ही डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की तरफ इशारा करने वाला एक ऐसी ही बेटा एडाप्टिव रेडिएशन हो रहा था मार्सुपियल मैमल्स का और प्लेसेंटल मैमल्स का। क्या होते हैं मैमल्स तो पता है ना क्या होते हैं। अब बेटा प्लेसेंटल मैमल्स मतलब जिनका बेबी जब उनकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही हो तो उनकी पूरी वो प्लेसेंटा वाली स्टेज आपको दिखती है, पूरा डेवलपमेंट बेबी का प्लेसेंटा से बेटा सारा कुछ ग्रोथ होता है, सब कुछ होता है, वो प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं। मार्सुपियल्स मैमल्स कौन होते हैं? जो पाउच्ड मैमल्स होते हैं, जिनको जो बच्चे को तो बेटा ऑफ कोर्स डायरेक्टली बर्थ ही बच्चे का देते हैं, बट उनकी जो बच्चे की ग्रोथ होती है वो पैदा होने के बाद उस पाउच्ड मैमल्स में वो बच्चों को काफी टाइम तक उसको बड़ा कर रहे होते हैं और ध्यान रखते हैं उसके अंदर, पाउच के अंदर, वो पाउच्ड मैमल्स होते हैं, या उन्हें ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स कहा जाता है, कैंगारूज, ठीक है। तो पाउच्ड मैमल्स या मार्सुपियल वो पाउच के अंदर बेटा बच्चे की केयर करते हैं, और एक है प्लेसेंटल मैमल्स जिनका मोस्टली जो आप एम्ब्रियोनिक ग्रोथ देखते हो प्लेसेंटा की हेल्प से होता है, सो दैट इज प्लेसेंटल मैमल्स। ये दो कैटेगरी के आपको ऑस्ट्रेलिया में मैमल्स बताए हुए हैं, और इन दोनों का एडाप्टिव रेडिएशन हो रहा था ऑस्ट्रेलिया में समझना बेटा। ये दूसरा एग्जाम्पल है, ये सेकेंड एग्जाम्पल है बेटा। एक तो डार्विन फिंचेस आपने पढ़ लिया, ठीक है। पहले मैं आपको एनसीईआरटी वाला दिखाती हूँ, मतलब पहले मैं आपको लिखवा देती हूँ, फिर एनसीईआरटी से रीड करवाऊंगी। एक बारी बेटा आप एक बारी अभी बनाना मत, मैं आपको दिखा देती हूँ। एक बार ये डायग्राम देखो जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। एक तो एनसीईआरटी में बेटा एडाप्टिव रेडिएशन में ये दिया हुआ है, ठीक है। ये वेराइटी ऑफ बीक ऑफ फिंचेस दैट डार्विन फाउंड इन गैलापागोस आइलैंड। किसी की चोंच देखो ऐसी है, किसी की चोंच ऐसी है, किसी की चोंच ऐसी है, किसी की चोंच ऐसी है, एंसेस्ट्री सेम थी, ठीक है। एडाप्टिव रेडिएशन मैं इसको पढ़ा दूंगी, लेकिन एक सेकंड रुको। एक डायग्राम बेटा एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, मार्सुपियल रेडिएशन इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में मार्सुपियल्स पाउच्ड मैमल्स का रेडिएशन देखो। एंसेस्ट्री बेटा एक जगह से थी, मार्सुपियल का ओरिजिन जो है पॉइंट जो था वो एक ही जगह से आई थी,
लेकिन ऑस्ट्रेलिया में आके वो रेडिएट कर गई और अलग अलग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनके अंदर अलग अलग मॉडिफिकेशन हो गई। तस्मानियन वुल्फ, टाइगर कैट, बैंडेड एंट ईटर, मार्सुपियल रैट, कैंगारू, वुम्ब कैट, बैंडिकूट, कोएला, मार्सुपियल बेटा मोल, शुगर ग्लाइडर एंड तस्मानियन वुल्फ, ये सारे बेटा आपके ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स हैं जिनका स्टार्टिंग कॉमन पॉइंट एक था, बट ऑस्ट्रेलिया में आके अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट उन्होंने एडाप्टेशन शो किया, उनका एडाप्टिव रेडिएशन हुआ। वेरी कॉमन बेटा डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को ये इंडिकेट कर रही है। पहले मेरे को एक बात बताओ कि यहां तक सबको समझ में आ रहा है? नहीं, डायग्राम नहीं बनाना है कार्तिक बेटा, एक फ्लो चार्ट बनाना है जो मैं आपको बनवाऊंगी। एक फ्लो चार्ट। मैम मेरे को तो सब सेम ही लग रहा है। हाँ, एंसेस्ट्री तो सेम ही थी ना, थोड़ा बहुत बेटा चेंज हो गया है, ठीक है। कोयला देख रहे हो कितना क्यूट है, लेकिन तुम तो बेटा सपोले हो ना, तुम कोयले नहीं हो, तुम सपोला हो, सपोला। अभी बेटा ये डायग्राम नहीं बनाना, पहले आप ये समझो कि मैं बताने की क्या कोशिश कर रही हूं। डायग्राम देख के तो थोड़ी मौत आती है, डायग्राम देख के थोड़ी मौत आती है, बट अभी आप फ्लो चार्ट बनाओगे तो आपको इजी लगेगा, ठीक है। यानी मार्सुपियल का ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा था मैम? एडाप्टिव रेडिएशन, एक जगह से आई थी, एंसेस्ट्री सेम थी, बट रेडिएट कर गई। कुछ बेटा तास्मेनियन वुल्फ, कुछ कोयला, कुछ शुगर ग्लाइडर, कुछ बैंडिकूट, कुछ वुम्ब कैट, ठीक है। तो ये अलग अलग बेटा आपकी एडाप्टिव रेडिएशन शो हो रही है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स की, बट सिर्फ इनकी एडाप्टिव रेडिएशन नहीं हो रही थी, सिर्फ ये बेटा एडाप्टिव रेडिएशन शो नहीं कर रहे थे। एट द सेम टाइम उसी लैंड पर, उसी ज्योग्राफी में प्लेसेंटल कुछ मैमल्स थे, उनका भी एडाप्टिव रेडिएशन हो रहा था। मेरी बात समझना, जैसे कि मैं आपसे कह रही हूं, लिखने का मैं टाइम दूंगी, आप समझने की कोशिश करो, लिखने का मैं टाइम दूंगी, आप समझने की कोशिश करो। जैसे बेटा आप देखते हो कि आपके पाउच्ड मैमल्स या मार्सुपियल का एडाप्टिव रेडिएशन हो रहा था, ऐसे ही बच्चों आपके प्लेसेंटल मैमल्स का भी ऑस्ट्रेलिया में एडाप्टिव रेडिएशन हो रहा था। मैम एक कॉमन एंसेस्ट्री थी, एक मैम कॉमन एंसेस्ट्री पॉइंट था, और मैम वो ऑस्ट्रेलिया में आके रेडिएट कर गए, कुछ मोल बन गए, कुछ एंट ईटर, कुछ माउस बन गए, कुछ लीमर बन गए, कुछ फ्लाइंग स्क्विरल बन गए, कुछ बॉबकैट बन गए, कुछ वुल्फ बन गए। आए मैम एक कॉमन पॉइंट से थे, और मैम इस तरीके से इन प्लेसेंटल मैमल्स ने रेडिएट करके एडाप्टिव रेडिएशन शो किया अकॉर्डिंग टू द फीडिंग हैबिट। कुछ को आप मोल बोल रहे हो, कुछ को एंट ईटर बोल रहे हो, कुछ को माउस बोल रहे हो, कुछ को लीमर बोल रहे हो, कुछ को फ्लाइंग स्क्विरल बोल रहे हो, कुछ को बॉबकैट बोल रहे हो, कुछ को वुल्फ बोल रहे हो। ये एग्जैक्टली बेटा ऐसा ही है ना, जैसे मैं ये फ्लो चार्ट आपको दिखा रही हूं। ऑस्ट्रेलिया में मार्सुपियल्स, एक बारी देखना, ऑस्ट्रेलिया में मार्सुपियल्स बेटा एक बारी देखो, एक मैम कॉमन पॉइंट से आए, एक मैम कॉमन पॉइंट से ये आए, और कॉमन पॉइंट से मैम ये एडाप्टिव रेडिएशन शो कर रहे हैं। कुछ मार्सुपियल मोल, कुछ नम्बैट, कुछ वापस से मैंने मार्सुपियल मोल 2 बार लिख दिया आई थिंक, कुछ बेटा स्पॉटेड कस्कस, कुछ फ्लाइंग फैलेंजर, कुछ तस्मेनियन टाइगर कैट, कुछ तस्मेनियन वुल्फ। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी, क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? अब मैं आपको एनसीईआरटी का एक डायग्राम दिखाती हूं, मैं आपको एनसीईआरटी का डायग्राम दिखा रही हूं। पहले आप मुझे बताओ, पहले आप मुझे ये बताओ कि आपको समझ में आया कि एक ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का ओरिजिन पॉइंट था, वो ऑस्ट्रेलिया में आके रेडिएट कर गए, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। एक प्लेसेंटल मैमल्स का कॉमन पॉइंट था, वो रेडिएट कर गए मैम, एडाप्टिव रेडिएशन। मार्सुपियल माउस आएगा, हाँ ठीक है। मेरे को बताओ कि ये बात समझ में आई क्या? ये बात लिखना क्या है ये मैं आपको समझाऊं, पहले आप बेटा मेरी बात तो समझो यार, लिखने पे क्यों फोकस करते हो इतना, ठीक है। क्या ये बात समझ आई? इनका अपना एडाप्टिव रेडिएशन चल रहा है मैम, उनका अपना एडाप्टिव रेडिएशन चल रहा है, इनका अपना डाइवर्जेंट एवोल्यूशन दिख रहा है, उनका अपना डाइवर्जेंट एवोल्यूशन दिख रहा है, बट दोनों बेटा हो कहां रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया में ही हो रहे हैं, एक ही जगह पे हो रहे हैं। अब बेटा ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स को प्लेसेंटल मैमल से कंपेयर किया गया है, मैं आपको बताती हूँ वो क्यों कंपेयर किया है, वो क्यों कंपेयर किया है वो मैं आपको बताती हूँ, बट पहले आपका काम क्या है, आप इसे लिखिए, आप इसको लिखिए सबसे पहले, ठीक है।
मैं अगले दिन ना कुछ ट्रिक बना के लेके आती हूँ ताकि आपको ये लर्न हो जाए। हालांकि मैं ज्यादा ट्रिक बताती नहीं हूँ, बट मुझे लगता है इसमें आपको ट्रिक की जरूरत है। ठीक है, इसमें आपको ट्रिक की जरूरत है, तो मैं आपको बता दूंगी ट्रिक कोई, जिससे आपको ना प्लेसेंटल मैमल्स के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं और ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल्स के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं वो आपको याद हो जाए, ताकि आप ना दोनों में मिक्स एंड मैच ना करो। मुझे टाइम दो, मैं अगले दिन आऊंगी तो आपको कोई ट्रिक बता दूंगी। हालांकि मैंने आज तक कभी ट्रिक नहीं बताई, बट मैं आप लोग के लिए एक ट्रिक बना के लेके आ जाऊंगी, जिससे आप एग्जाम्पल्स प्लेसेंटा के कौन से हैं, मार्सूपियल के कौन से, उसमें कंफ्यूज ना हो। ठीक है, कंपेयर करोगे तो कंपेयर करना तो आसान है, बट इनके एग्जाम्पल आप खिचड़ी ना पकाओ, उसके लिए मैं एक ट्रिक ले आऊंगी। आप इसे बनाओ, आप इसे बनाओ, इसके बारे में मैं लिख रही हूं। दिस इज अनदर एग्जाम्पल। Starting from a common point, starting from a common point, radiated along different directions in Australia. ऑस्ट्रेलिया में भी तो बेटा अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग बेटा हैबिटेट में इन लोगों ने अडेप्टेशन शो किया, राइट। ये सारे क्या शो कर रहे हैं बेटा, एक तरीके से डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, क्योंकि इनके एंसेस्ट्री मैम सेम है, लेकिन फंक्शनली ये अलग हो गए। जो जिस जगह पे रहा उसने उस जगह के अकॉर्डिंग बेटा अडेप्टेशन शो किया, राइट। एग्जैक्टली ये सेम चीज कॉपी पेस्ट करनी है हमें मार्सूपियल मैमल्स के लिए। उनका भी एक कॉमन पॉइंट था, वो भी ऑस्ट्रेलिया में मैम अलग अलग अकॉर्डिंगली हैबिटेट के अकॉर्डिंग अलग अलग बेटा अडेप्टेशन शो की। दे आर ऑल्सो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, बट समस्या ये है ये दोनों अडेप्टिव रेडिएशन एक साथ एक ही लैंड पर चल रहे थे, और इसीलिए बच्चों जब दो अडेप्टिव रेडिएशन एक ही जगह पर एक ही लैंड पर चल रहे होते हैं तो अभी मैं बताती हूं क्या होता है। थोड़े वक्त और जज्बात कैसे बदलते हैं वो मैं अभी आपको बता रही हूं, ठीक है। इससे पहले लिख लो, ठीक है। ये कुछ स्पैमर्स की वजह से ना बेटा कुछ दिक्कत होती है, बट कोई बात नहीं। क्राई 1 AB वाली ट्रिक तो बेटा काम ही करती है। मैं साइड हो जा रही हूं, आप इसे लिखिए। मैम प्लीज मेक अ 4 मंथ स्ट्रैटेजी। कनिका बेटा स्ट्रैटेजी तो मैं बना दूंगी, बट बेटा तू मुझे बता, स्ट्रैटेजी बनाने से मतलब नहीं होता है बेटा, स्ट्रैटेजी फॉलो करने से होता है। मैं तो बार बार बोलती हूँ, हर बच्चे का पढ़ने का जो टाइमिंग होता है और पढ़ाई करने का जो लेवल होता है बेटा सबका अलग अलग होता है। अगर टीचर एक कॉमन ट्रिक बता दे सबके लिए तो वो सब पे एप्लीकेबल नहीं होगी ना बेटा। डन 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 डन। पक्की बात, पक्की बात। प्लेसेंटल मैमल्स के साथ जैसा ही बेटा अब हमें किसके बारे में लिखना है, ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल्स के बारे में। आप लोगों ने लिख लिया, चलो इसके बारे में भी वही लिखो बेटा। स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, starting from a common point, radiated along different directions, radiated along different directions in Australia, in Australia। इन्होंने भी बेटा किस तरीके का इवोल्यूशन दिखाया, एक तरीके से डाइवर्जेंट। किस तरीके के बेटा इवोल्यूशन को इंडिकेट किया, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, राइट। ओरिजिन एक ही थी पर मैम डाइवर्ज कर गए, ठीक है। डन 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 डन। नहीं नहीं बेटा मैंने जानबूझ के यहाँ पे सारे एनिमल्स इसीलिए मेंशन नहीं किए हैं क्योंकि जो टेबल कंपेयर करके दी हुई है ना बेटा मैंने उसके अकॉर्डिंग बनाया है। जो टेबल कंपेयर करके दी हुई है मैं आपको अभी समझाती हूँ, आप थोड़ा वेट करो, मैं अभी आपको समझाती हूँ।
और फिर आपको लगेगा कि ऐसा कुछ बिग डील नहीं है एक्सेप्ट मेमोराइजिंग द नेम। मेमोराइज कर लोगे अगर नाम को ना, तो इसमें कोई बिग डील नहीं है बेटा। सिर्फ आपको मौत किस में आती है कि मार्सूपियल के एग्जाम्पल कौन से हैं और प्लेसेंटल मैमल के कौन से एग्जाम्पल है, इसके अलावा आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट में कोई मौत नहीं आएगी। तो बेटा उसको मेमोराइज करने के लिए मुझे टाइम दो, मैं आपको ट्यूसडे वाले दिन जब आऊंगी तो ट्रिक लेके आऊंगी जो कि बेटा थोड़ी सेंसिबल ट्रिक बने। कोशिश करूंगी कि ऐसी सेंसिबल ट्रिक बनाऊं जिससे एग्जाम्पल याद हो। ऐसा कोई ट्रिक नहीं बनाना चाहिए जिसमें ट्रिक को भी याद करने के लिए ट्रिक बनाना पड़े, ठीक है। हाँ एंटीटर दोनों में है बेटा, लेकिन दोनों का जो मॉर्फोलॉजी है वो थोड़ा थोड़ा सिमिलर भी आपको दिखेगा। अभी आपको दिखाती हूँ ना मैं डायग्राम में, अभी मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ। डन 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 कर लो एक बारी, डन 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 डन। अरे तो ऑस्ट्रेलिया में तो दोनों बेटा एडाप्टिव रेडिएशन हो रहे हैं, इसलिए तो दोनों में मैंने ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ है। ये भी ऑस्ट्रेलिया के ही लैंड में हो रहा है, अलग अलग जगह पे, वो भी ऑस्ट्रेलिया में ही हो रहा है, ठीक है। यस यस नहीं 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 कृति बेटा, अभी आपने पूरा पढ़ा नहीं है ना, इसीलिए आप वो कह रहे हो। तभी तो मैं बोलती हूँ आप एनसीईआरटी से खुद पढ़ोगे तो गलत ही समझोगे। हाँ बिल्कुल बेटा, दोनों डाइवर्जेंट क्यों नहीं होंगे। अरे भाई मार्सूपियल की अपनी एंसेस्ट्री थी, प्लेसेंटल की अपनी एंसेस्ट्री थी, उनकी एंसेस्ट्री एक सिंगल कॉमन एंसेस्ट्री थी जिससे वो बेटा अलग अलग फंक्शनली डाइवर्ज हो गए ना। इनकी अपनी एक अलग एंसेस्ट्री थी, इससे ये फंक्शनली अलग अलग डाइवर्ज हो गए ना बेटा। ये भी डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, वो भी डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। अब अगर आप बेटा एनसीईआरटी में ये चीज को खोल के देखो, ये चीज यहां पे इन्होंने क्या किया है बच्चों, अभी बनाना नहीं है, अभी मैं आपको टाइम दूंगी, ठीक है। अब अगर बेटा इसको आप ध्यान से देखो, इसको अगर आप ध्यान से देखो, प्लेसेंटल मैमल्स बनाए हुए हैं ये, ठीक है, और बेटा ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल्स बेटा यहां पे बनाए हुए हैं, ठीक है। इनकी शक्लें जरा ऑब्जर्व करना, इनकी फोटो को जरा ऑब्जर्व करना। ऑस्ट्रेलियन प्लेसेंटल मैमल्स में हमने क्या क्या लिखा है, मोल, एंट ईटर, चींटीखोर, माउस, ठीक है, लीमर, फ्लाइंग स्क्विरल, बॉबकैट, एंड बेटा यहां पे जो इन्होंने डायग्राम छवि बनाया है थोड़ा ऊपर कर देते हैं आपको ताकि दिखे, वुल्फ, ठीक है। अब यहां पे जरा ध्यान दो, यस ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल्स में बना है मार्सूपियल मोल, नम्बैट, नम्बैट वर्ड भी याद रखना, दिस इज ऑल्सो एंट ईटर, चींटीखोर, मार्सूपियल माउस, स्पॉटेड कस्कस, फ्लाइंग फैलेंजर, तस्मेनियन टाइगर कैट एंड तस्मेनियन वुल्फ। अब बेटा एक चीज ध्यान देना, ये सारे ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल की एंसेस्ट्री कॉमन थी, और मैम ये कॉमन एंसेस्ट्री से रेडिएट कर गए, एडाप्टिव रेडिएशन शो किया। हाँ या ना बच्चों, यस हाँ या ना बच्चों, मेरे को बस हाँ या ना में आंसर देना। और इन द सेम वे बेटा ये प्लेसेंटल मैमल्स की भी मैम एंसेस्ट्री कॉमन थी, और मैम ये भी ऑस्ट्रेलिया में अलग अलग मैम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैम डाइवर्ज कर गए, एडाप्टिव रेडिएशन शो किया। हाँ या ना, राइट, बिल्कुल सही। अब आप कह रहे हो मैम सिमिलर लग रहे हैं, बिल्कुल सिमिलर लगेंगे ही ना, क्योंकि इन दोनों का एडाप्टिव रेडिएशन एक ही जगह पर हो रहा था, जिसकी वजह से बच्चों देखो इन दोनों की रिक्वायरमेंट, एक ये वाला प्लेसेंटल मैमल और एक ये वाला ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल जो है, इनकी जो रिक्वायरमेंट थी, देखो ये ओरिजिन अलग अलग जगह से आए थे, बट क्योंकि इनकी सिमिलर रिक्वायरमेंट थी, सिमिलर फीडिंग हैबिट थी, तो इनकी देखो मॉर्फोलॉजी तुम्हें ना एक जैसी लगेगी, इनकी शक्लें कुछ कुछ एक जैसी लगेगी। देखो ये भी कैसे मोटू सा लग रहा है, ये भी कैसे वैसा सा लग रहा है, इसका मुंह देखो बेटा एंट ईटर का, क्योंकि इनको भी एंट ईटर है, ये भी एंट ईटर है, लेकिन ये क्या है एक ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल, ये क्या है एक प्लेसेंटल मैमल। इनकी शक्लें देखो, मॉर्फोलॉजी कितनी सिमिलर है। इनकी मॉर्फोलॉजी देखो बेटा, माउस की और मार्सूपियल माउस की, लीमर की और स्पॉटेड कस्कस की शक्ल देखो, फ्लाइंग स्क्विरल की और फ्लाइंग फैलेंजर की शक्ल देखो, बॉबकैट की, तस्मेनियन टाइगर कैट की शक्ल देखो, वुल्फ की और तस्मेनियन वुल्फ की शक्ल देखो, इनकी मॉर्फोलॉजी कितनी सिमिलर है। क्या पता चलता है इससे? इससे ये पता चलता है मैम, जब एक से ज्यादा एडाप्टिव रेडिएशन अगर एक जैसे हैबिटेट में हो रहे होते हैं, तो इनकी ओरिजिन अलग होने के बावजूद इनकी रिक्वायरमेंट सेम होने की वजह से इनमें बेटा ये स्ट्रक्चर्स आपको सिमिलर दिख रहे हैं। तो आपस में जब आप ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल को प्लेसेंटल मैमल से कंपेयर करते हो तो वो आपस में कन्वर्जेंस शो करता है। वेरी वेरी गुड, समझ आ गया? जो भी बच्चे कहते हैं मैम एनसीईआरटी में कन्वर्जेंस दिया हुआ है, समझ में आ गया बच्चों बात? यस
तो यानी कि मोल की कन्वर्जेंस मार्सुपियल मोल से, एंटीटर की कन्वर्जेंस एंटीटर यानी नम्बैट से, वुल्फ की कन्वर्जेंस टैस्मेनियन वुल्फ से, लीमर की कन्वर्जेंस स्पॉटेड कस्कस से, फ्लाइंग स्क्विरल की कन्वर्जेंस फ्लाइंग पैलेंजर से, बॉब कैट की कन्वर्जेंस बेटा टैस्मेनियन टाइगर कैट से होगी। आपस में कन्वर्जेंस शो करते हैं। यस एवरीबॉडी, समझ आ गया बच्चों बात? अब कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं? एक सबसे पहला क्वेश्चन आता है, आपको एग्जांपल्स पता होने चाहिए। प्लेसेंटल मैमल्स के क्या एग्जांपल्स हैं? ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल के कौन से एग्जांपल है? पहला तो आपको यही याद होना चाहिए। अगर आपको ये याद नहीं होगा तो गलती करोगे। दूसरा बेटा आपको क्या याद होना चाहिए? कौन किससे कन्वर्जेंस शो करता है। हालांकि इनके नाम ही बेटा कुछ ऐसे हैं जिनसे आपको एग्जाम्पल याद रखना आसान हो जाता है। देखो ना, माउस माउस, ठीक है, एंटीटर एंटीटर, मोल मार्सुपियल मोल, फ्लाइंग स्क्विरल फ्लाइंग फैलेंजर, ठीक है, बॉब कैट टाइगर कैट, वुल्फ टास्मेनियन वुल्फ, ठीक है। एक इकलौता बेटा लीमर और स्पॉटेड कस्कस ऐसे हैं जिनका नाम मैच नहीं कर रहा, बाकी सबका तो नाम ही मैच कर रहा है। तो कौन किसके साथ कन्वर्जेंस शो करता है ये तो बहुत आसान है याद रखना। मोल का मार्सुपियल मोल से, एंटीटर का एंटीटर से, माउस का मार्सुपियल माउस से, वुल्फ का टैस्मेनियन वुल्फ से, बॉब कैट का टैस्मेनियन टाइगर कैट से, ठीक है। ये तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा, बट कौन किस कैटेगरी में आता है वो लर्न करना जरूरी है। कौन प्लेसेंटल मैमल है और कौन बेटा ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल है, बस ये लर्न करना है। इसकी ट्रिक मैं आपको दे दूंगी। अभी फिलहाल क्या मैं बेटा इसको लिखवा दूं? क्या इसको बेटा मैं लिखवा दूं? यस एवरीबॉडी, बेटा आपको समझ आ गया? आपको समझ आ गया? कॉन्सेप्ट समझ आ गया? यस एवरीबॉडी, डन डन डन। क्या इसको बेटा आप लिख लोगे? ये रहा, ये मार्सुपियल माउस करना पड़ेगा हमें। बस इस फ्लो चार्ट को बेटा वापस से जितनी बार लिखोगे बेटा उतना ज्यादा याद होगा। तो यानी कि मैम इनकी अपनी ओरिजिन थी मैम, और इनकी अपनी ओरिजिन थी मैम, इनका अपना एडेप्टिव रेडिएशन चल रहा था मैम, इनका अपना एडेप्टिव रेडिएशन था मैम। लेकिन जब इनको मैम आपस में कंपेयर करते हैं तो ये आपस में कन्वर्जेंस शो करते हैं। तो मैं ब्रैकेट में एक चीज लिख देती हूं, व्हेन टू एडेप्टिव रेडिएशंस occur in a common geographical area, they might show convergence among each other. ओरिजिन अलग, फंक्शन सेम हो गया, मॉर्फोलॉजिकली सेम दिख रहे हैं, ठीक है। डन 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 डन। मैम जगह नहीं है तो बेटा जगह बनाऊं और क्या, पीडीएफ से ही लिख लूंगी। यही तो बेटा निशानी होती है काम चोरी की, यहीं से काम चोरी शुरू होती है। फिर आप लोग बोलते हैं मैम एक टाइम टेबल बना दो, और यहां पे फुल ऑन काम चोरी करते हो, फुल ऑन काम चोरी। बिल्कुल अभय बेटा, बिल्कुल फिर से लिखो प्राची। बेटा एक एक शब्द लिखने के लिए आप लोग बेटा एकदम बेटा सही में यार। नहीं अभी तो डन नहीं हुआ होगा, अभी तो इसको लिखने में टाइम लगेगा बेटा। आप लोग कैसे डन बोल रहे हो? डन 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 करो। हाँ वीडियो कॉल कर लेंगे, बट मैं दिल से तो तुम्हें मैं बता रही हूँ, तुम लोग बिल्कुल भी ढंग से पढ़ाई नहीं कर रहे हो। वीडियो कॉल से कुछ नहीं होगा बेटा। वीडियो कॉल से क्या होगा? जब सिलेक्शन दोगे तो कोई मतलब है ना बेटा, इस बैच से जब सिलेक्शन आएगा तब मतलब है। अगर बैच से सिलेक्शन नहीं आया तो बेटा क्या फायदा है? कौन सी पढ़ाई हो रही है अगर आप सिलेक्शन नहीं लेके आके दोगे? और जिस हिसाब से बेटा तुम चिटिया रहे हो ये तो बहुत ही गलत दिशा है। हालांकि आज का बेटा बहुत सारा टारगेट था, एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स भी था,
जो हम नहीं कर पाए, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है बेटा। इसकी एनसीईआरटी रीडिंग भी मैं तुम्हें, अगर तुम्हें वीडियो कॉल करना है तो बेटा एनसीईआरटी की रीडिंग कैसे कराऊं, पर मैं एक बार एनसीईआरटी के एडेप्टिव रेडिएशन की तो बेटा मैं रीडिंग करा ही देती हूं, ठीक है। हो गया सब लोग का, एक बारी मैं एनसीईआरटी की रीडिंग कराती हूं, फिर हम वीडियो कॉल कर सकते हैं। एक बारी एनसीईआरटी की रीडिंग करा देती हूं एडेप्टिव रेडिएशन की। देखना बेटा, ड्यूरिंग हिज जर्नी डार्विन वेंट टू गैलापागोस आइलैंड। मैं कर रही हूं, वीडियो कॉल कर रही हूं, 2 मिनट लगेगा, रुको। देयर ही ऑब्जर्व्ड अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ क्रिएचर्स। वहां जाके उन्होंने बेटा अलग अलग क्रिएचर्स की डाइवर्सिटी को ऑब्जर्व किया। ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट स्मॉल ब्लैक बर्ड्स लेटर कॉल्ड एज डार्विन फिंच अमेज्ड हिम। वीडियो कॉल करना है, बैठ जाना थोड़ी देर, ठीक है। He realized that there were many variety of finches in the same island. उसने कहा यार आइलैंड तो एक ही है, पर इतनी वैरायटी क्यों है, इतनी वैरायटी क्यों है मैम। All the varieties he conjectured evolved on the island itself. उसने सोचा और उसने कहा कि मैम ये जो सारी वैरायटी थी ना, ये डेफिनेटली इसी आइलैंड में आने के बाद हुई है, ठीक है। From the original seed eating features, very very important, many other form of altered beak arose, enabling them to become insectivorous, insect खाने वाली, vegetarian finches, vegetarian बेटा, and this process of evolution of different species in a given geographical area starting from a point literally radiating to other areas of geography is called as adaptive radiation. और मैम यही जो एक जगह से शुरुआत होती है और अलग अलग जगह पे वो रेडिएट कर जाती है मैम, this is only मैम adaptive radiation. Darwin finches represent one of the best example of this phenomena, but another example is beta Australia में marsupials. A number of marsupial, each different from each other, evolved from an ancestral stock, but all within the Australian island continent. एक ancestry से मैम start हुए और मैम उनमें भी adaptive radiation हो गया. Again very important line बेटा. When more than one adaptive radiation appeared to have occurred in an isolated geographical area representing different habitat, one can call this convergent evolution. एक से ज्यादा adaptive radiation जब मैम एक given geographical area में होते हैं अलग अलग habitat में, तो आपस में मैम वो convergent evolution को show करते हैं. Done बेटा. Yes everybody. ये बेटा हमने कर लिया, ठीक है जी. ये देखो बेटा, placental mammals in Australia also exhibit adaptive radiation in evolving into varieties of such placental mammals, each of which appears to be similar to corresponding marsupial, that is placental wolf and Tasmanian wolf marsupial. बोला मैम placental mammals भी adaptive radiation show कर रहे हैं, और जब आप placental mammals each of which appears to be similar to corresponding marsupial, placental mammals अपने corresponding marsupial से morphologically similar दिख रहा है, ancestry अलग थी but functionally same मैम हो गए, ये convergence को show करते हैं. Done everybody. Yes, done. एक थम्स अप दे दो बेटा अगर तुम्हें समझ में आ गया है तो, एक थम्स अप दे दो बेटा अगर समझ में आ गया है तो, ठीक है. तो कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी हमारी क्लासेस काफी कम बच गई है, काफी कम बेटा, क्या मतलब ऑलमोस्ट 2 क्लासेस 3 क्लासेस मान के चलो, सिलेबस खत्म ही होने वाला है, तो ऐसा कोई लोड नहीं है, हम वीडियो कॉल कर सकते हैं. बट वीडियो कॉल तो बेटा तब करने का मन होता है जब बच्चे बढ़िया तरीके से पढ़ाई करें. ऐसा नहीं कि हमारा सिलेबस छूट जा रहा है मैम पढ़ लेते हैं, नहीं, सिलेबस तो बेटा हमने हमेशा से टाइम पे रखा है और आपका सिलेबस टाइम पे ही चल रहा है, तो कोई लोड वाली बात नहीं है. बट बेटा जब पढ़ाई नहीं करते हो ध्यान से ना, तो दुख दर्द समस्या होती है. मेरे को एक बार चैट दिखाना. यस एवरीबॉडी, ठीक है. एक सेकंड रुको बच्चों, तुम्हारे कमेंट्स देख लेते हैं. हाँ, डन. अब बेटा अगली क्लास में हमारा ये जो होगा ये खत्म हो जाएगा. कुछ बच्चों को बेटा ज्यादा वक्त तो नहीं है, जितना बेटा वक्त है उस वक्त के अकॉर्डिंग बेटा हम क्या करते हैं, थोड़े से वीडियो कॉल आप लोगों से कर लेते हैं. बाकी 1-2 क्लासेस ही बची है बच्चों, तो मेरा तो यही रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ाई ढंग से करो. यस, नो वॉइस, इको, डबल वॉइस. डबल वॉइस आ रही है, बच्चे कह रहे हैं इको आ रहा है. कि उसको बुला ले भाई, उसने अच्छे से करवाया था वो. नो वॉइस. हाँ एक सेकेंड, एक डबल वॉइस. हाँ एक सेकेंड.
अभी आवाज सही आ रही है क्या? आवाज आ रही है? सत्यम एंड अनुष्का, ऑडियो आ रही है? एक सेकंड। अभी आवाज आ रही है मेरी? नहीं, मेरी ऐसी आवाज नहीं। भाई तू उसको यस, एक सेकंड बेटा टाइम दो यार। अभिषेक था वो कर देता था, अभी एक सेकंड। राम विवेक अनुष्का, आवाज आ रही है? चलो अब आवाज आ रही है, चलो बहुत ही बढ़िया। और सत्यम को भी आवाज आ रही है? हाँ चलो। पढ़ाई कैसी चल रही है तुम लोग की? पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई कैसी चल रही है? हाय कर दिया, बताओ। अनुष्का बेटा तेरी आवाज नहीं आ रही, तूने बोला तो पर सुनाई नहीं दिया। गाना हो जाए। नहीं नहीं नहीं, तुम लोग बताओ पढ़ाई कैसी चल रही है? हेलो 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 मैम। हेलो हेलो हेलो, तुम लोग को आवाज नहीं आ रही है? ऑडियो नहीं आ रही है? ये क्या हो रहा है? ऐसा तो होता ही नहीं है। हेलो मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक्चुअली अभी आ रही है? मैम आवाज नहीं आ रही है। What do I do? This का मैम आप तो हमें सुन सकते हो ना? हाँ हाँ हाँ, यस 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 यस। मैम 11th का बहुत बैकलॉग है, 12th पर अच्छी चल रही है जूलॉजी। अच्छा, तो 12th की अगर अच्छी चल रही है और 11th का बैकलॉग है, तो जब 11th का रिवीजन होगा कोशिश करना कि ऐसा तो नहीं है कि अच्छा तू सुनाई नहीं दे रहा तेरे को, तो क्या बोलूं? मैम आ रही है आपकी? अब आ रही है? हाँ, आ रही तो है। मैं ये बोल रही हूँ कि अभी तो जब 11th का रिवीजन चल रहा होगा तब कोशिश करना कि 11th के रिवीजन के साथ साथ में रिवाइज करे। ऐसा तो नहीं होगा कि बिल्कुल जीरो पड़ा हुआ है। जूलॉजी पूरी कंप्लीट है 11th 12th, बस बाकी सब्जेक्ट में बैकलॉग है। लेकिन उसको भी करना पड़ेगा। लेकिन उसको करना तो बेटा तेरे को ही पड़ेगा, और जब रिवीजन यहाँ पे हो रहा होगा ना, कोशिश करना उसके साथ साथ में करने की कोशिश करे, ठीक है? ओए क्या बात कर रहा है बेटा? तेरे को क्रैश कोर्स, अभी यहाँ पे रिवीजन होगा उससे मतलब नहीं है, क्रैश कोर्स करना है तेरे को। क्रैश हो जाएगा एकदम क्रैश कोर्स में, नहीं बिल्कुल नहीं। मम्मी आपको बहुत तारीफ करती हैं, आपको जब देखती है तो वो हमारे साथ बैठ के आपका रिफ्लेक्ट करती है। थैंक यू, मम्मी को बोलना बहुत बहुत थैंक यू, ठीक है? ठीक है, थैंक यू मैम। और थैंक यू मैम उससे पढ़ाने के लिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू। और मुझे सत्यम ने बोला ना, सत्यम राम विवेक एक सेकंड रुक जाना, तेरे से भी मैं बात कर रही हूँ, ठीक है? सत्यम बेटा नो क्रैश कोर्स, ओके? जस्ट शट अप, नो क्रैश कोर्स, पढ़ाई करनी है। और अपने यहाँ पे जब रिवीजन होगा बच्चा, तब अपने यहाँ से ही रिवीजन करना है, ठीक है? कोई क्रैश कोर्स नहीं बेटा, सही पढ़ाई कर रहे हैं, अपने ऊपर इतना लोड मत ले, ठीक है? बढ़िया तरीके से यहाँ पे जब रिवीजन होगा बेटा तो यहीं से रिवीजन करना। युगल भैया को थैंक यू, युगल भैया थैंक यू, वो हाथ जोड़ के आपसे बहुत बहुत धन्यवाद ले रहे हैं। और राम विवेक बेटा आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? हेलो मैम। हाँ हेलो बेटा, हेलो, पढ़ाई कैसी चल रही है? बेटा देखो 3-4 लोगों में ही पूरा टाइम चला जाता है, ठीक है? 3-4 लोगों में ही बेटा पूरा टाइम चला जाता है, फिर और लोगों को वीडियो कॉल ही नहीं कर पाती। हाँ राम विवेक, मैम आपकी आवाज कट आ रही है, मेरी आवाज। राम विवेक बेटा कोई बात नहीं, बढ़िया से पढ़ाई कर, ठीक है? और मुझे अनुष्का नोट्स दिखा रही है, अनुष्का ने बढ़िया नोट्स बनाए हैं। और सत्यम बेटा अब पढ़ाई करना है, ठीक है? और पढ़ाई करेगा और मैम की एक्टिंग पे कम फोकस करेगा, तो आई थिंक तेरे को क्रैश कोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? हाँ क्योंकि तू एक्टिंग देख रहा है ना, तो तेरा पढ़ाई पे कम ध्यान है। चलो बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं और लोगों को, ऑल दी बेस्ट, ऑल दी बेस्ट। और थोड़े लोगों को बेटा ज्वाइन करते हैं, थैंक यू, बाय 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 बाय। यार यही होता है, मैं बच्चों को बेचारों को ज्वाइन ही नहीं कर पाती, इतने सारे बच्चे हैं। चलो इससे हटा दे,
थैंक यू। चलो चलो चलो। बच्चे कुछ कुछ ना सोचते हैं। हो सकता है, देखते हैं। बेटा ये लास्ट वीडियो कॉल है, इसलिए मैं वीडियो कॉल पे ज्यादा भरोसा नहीं करती, क्योंकि फिर बेटा टाइम वेस्ट होता है। कुछ कुछ बच्चे ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं। कोई नहीं, बच्चे तो बच्चे होते हैं, हमें तो ऐसे ही सोचना है कि बच्चे बच्चे होते हैं। चलो यस ऋषभ, हाय। हाय मैम। हाय बेटा, कैसा है? मैम बिल्कुल अच्छा, आप बताइए। मैं ठीक हूँ बेटा। हाय मानसी। मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू ऋषभ। पढ़ाई कैसी चल रही है तुम लोग की? एकदम अच्छा मैम। सब सही। मानसी बेटा कैसी चल रही है? बहुत अच्छी। तुम लोग कहाँ से बिलोंग करते हो? मैम मैं यूपी से। यूपी से। मानसी? मेरठ से। ठीक है, एक ही बार में सिलेक्शन लेना है ना? यस मैम। सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई सही चल रही है, बैकलॉग तो नहीं है? मैम थोड़ा सा फिजिक्स का है बस। थोड़ा सा फिजिक्स का है बस। 11th की प्रिपरेशन कैसी रही थी? मैम अच्छी थी। अच्छी थी। बस थोड़ा बहुत बैकलॉग था फिजिक्स का और केमिस्ट्री का। बस आपका तो बिल्कुल भी बैकलॉग नहीं है मैम। चलो बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अभी क्या बोलते हैं, देख जूलॉजी का तो सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म है। हाय भूमिका, हाय ऋषभ। और भी कोई बच्चा है नीचे जो मुझे दिख नहीं रहा है? बच्ची है कोई? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कॉमनली तुम लोगों से बात कर लेती हूँ। सब अपने अपने नाम बता दो जो जो ज्वाइन कर चुके हैं। मानसी, ऋषभ, भूमिका, मोहम्मद नाइम और ठीक है, सारे बच्चे मुझे सुन पा रहे हो ना? मैं एक कॉमन बात बता देती हूँ, हाँ, कि अगर तुम लोगों ने 11th की पढ़ाई थोड़ी बहुत भी ठीक से की है ना, अभी जूलॉजी का सिलेबस खत्म हो रहा है, कुछ क्लासेस रुपेश सर भी ले लेंगे, तो बॉटनी का भी खत्म हो जाएगा टाइमली। ठीक है, और कोशिश ये करनी है कि जो भी बेटा इस साल का एंड वाला टाइम बचा होगा ना, और जब भी आपको 11th की रिवीजन कराई जाएगी तो आप साथ साथ में रिवीजन करने की कोशिश करना, क्योंकि 11th इज इक्वली इम्पोर्टेंट। मेरी आवाज कोई कम करेगा अपने स्क्रीन से? मेरी आवाज मुझे सुनाई दे रही है, थोड़ा कम कर लो। हाँ, तो मैं ये बोल रही हूँ कि 11th की रिवीजन ईयरफोन में सुन लो। बहुत सुनाई दे रहा है ये, लेकिन हमने कनेक्शन गलत किया है, ऐसे नहीं होता है। चलो कोई नहीं, ठीक है, अभी कुछ तुम लोगों को बोलना है तो बोलो। मैं तो यही कह रही हूँ कि साथ साथ में रिवीजन करो, और साथ साथ में रिवीजन करो, टेंशन फ्री होके करो। मेरी आवाज आ रही है, मेरी आवाज रिपीट हो रही है। चलो किसी को कुछ बोलना है, क्योंकि बहुत इको हो रहा है, बाकी बच्चों को दिक्कत होगी सुनने में। अनुष्का, ऋषभ, मानसी, भूमिका। थैंक यू मानसी, थैंक यू, थैंक यू। सच में आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। बस अच्छा पढ़ाने का रिजल्ट अच्छा सिलेक्शन होना चाहिए, जरूर मैम, है ना? हाँ अच्छा, हाँ चाय पार्टी जरूर करेंगे। मैं चाहती हूँ आपके बैच में से बहुत सारा सिलेक्शन हो, क्योंकि सिलेक्शन से बेटा पता चलता है कि कैसी पढ़ाई हुई। हाय मन, हाय एलिस, ठीक है, और हाय बेटा, हाय। बढ़िया पढ़ाई करो, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन होता है बेटा वही प्रूफ होता है कि पढ़ाई कैसी चल रही थी, बैच में कैसी पढ़ाई हुई है, आपने कैसे पढ़ाई की है। सो वी वांट मेनी 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 सिलेक्शन फ्रॉम लक्ष्य बैच, ठीक है? हाँ, जो भी अपडेटेड सिलेबस है, पहले अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करो। 11th का साथ में रिवीजन करो। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि 11th का भी देखो। एक बार पढ़ने से कुछ भी नहीं होता, ये मान लो, एक बार पढ़ने से कुछ भी नहीं होता। अच्छा पेपर तभी होगा जब आप रिवीजन करोगे, ठीक है? और रिवीजन प्रायोरिटी पे होना चाहिए। और मैं तो ये बोलती हूँ, फालतू की चीजें पढ़ने से अच्छा है रिवीजन जितनी बार कर सको, एनसीईआरटी को जितनी बार रिवाइज कर सको, क्योंकि 360 में ना बेटा 350 प्लस मार्क्स लाना इज नॉट डिफिकल्ट, अगर एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ो। और वो बेटा तभी होगा जब आप बार बार एनसीईआरटी को रिवाइज करोगे, ठीक है? ठीक है, चलो फिर बाय बाय बोल दूं, ठीक है? बाय बाय, थैंक यू ज्वाइन करने के लिए, ठीक है? कभी और किसी और दिन भी ज्वाइन करेंगे। थैंक यू बच्चा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, ठीक है? बाय बाय, थैंक यू। अच्छा, अब बेटा हम क्लास को क्या करते हैं, एंड करते हैं, ठीक है? क्योंकि हो चुका है। और जो बच्चे बेटा जुड़ पाए, जो नहीं जुड़ पाए, उसके लिए बहुत सारी माफी।
पर जैसे कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ, मैं लास्ट में भी कहते कहते जाती हूँ, ठीक है, क्योंकि बैच ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, आपका नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाला है। रिवीजन इज द की बच्चों। एक बार पढ़ाई करने से, एक बार पढ़ के अच्छे नंबर लेके आने से बेटा कुछ नहीं होगा। अच्छे नंबर बेटा आप नीट के एग्जाम में तभी एक्सपेक्ट कर सकते हो जब आप बार बार रिवीजन करोगे। रिवीजन इज द की बच्चों। सिंगल टाइम पढ़ने से, इनफैक्ट 2 टाइम पढ़ने से नहीं बेटा, यू हैव टू रिवाइज इट एज मेनी टाइम्स एज यू कैन। एक ही कंटेंट जो तुमने बेटा पढ़ा है ना, उसको इतना जम के रिवाइज कर लो, उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि उसमें से कोई एक्स्ट्रा मत पढ़ो। इसलिए मैं बार बार क्या बोलती थी, हमने बेटा कोशिश भी ये की है कि तुम्हें अतिरिक्त कंटेंट ना पढ़ाएं, ठीक है। मैंने आपको जेन्युइनली दिल से बता रही हूँ, कंटेंट ऐसा रखा कि यार वो एनसीईआरटी बेस्ड हो। बच्चा स्टार्टिंग में तो जोश के साथ में पढ़ता है, ये भी पढ़ लेते हैं मैम, ये एक्स्ट्रा भी पढ़ा दो, वो एक्स्ट्रा भी पढ़ा दो, ठीक है। स्टार्टिंग में तो बेटा थोड़ा बहुत हम बता भी देते थे कि यार बच्चा यार समझ ही नहीं रहा है हमें, लेकिन मैंने आपको हमेशा से कहा है लास्ट में आते आते 11th रिवाइज करनी होती है, बोर्ड का पेपर देना होता है, नीट भी आ रहा होता है, मौत आने लगती है बच्चों। और उस वक्त ना बेटा दिमाग में आता है काश हमारे नोट्स थोड़े से ना कंसाइज्ड होते, काश हमारे नोट्स थोड़े से कम होते, काश हमारे बेटा नोट्स ऐसे होते जो हमें लास्ट मोमेंट रिविजन में हेल्प करते, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से बेटा जम के पढ़ाई करो, बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है। यस, और अब अगली क्लास में बेटा सॉन्ग होगा। अभी तुम्हारा बेटा क्लास खत्म होने वाला है, अगला लेक्चर भी बेटा यहाँ पे है तो टाइम नहीं है, ठीक है। बट अगले 2-3 क्लासेस, जितनी भी क्लासेस हमारी होंगी हम, ठीक है, गाना भी गा देंगे, आपसे बात भी कर लेंगे। बट आप बेटा बढ़िया से पढ़ाई करो और अगली क्लास में मिलते हैं बच्चों। आई लव यू ऑल, सी यू ऑल बेटा इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू बच्चों, बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय।